हुआंग लेई जानता था कि किसी भी युग में हमेशा समझदार और बुद्धिमान लोग होते हैं। हुआंग लेई ने फुसफुसाते हुए कहा, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा बहाल हो या न हो, तैयारी करना अच्छा है। झांग जिया को तुरंत समझ आ गया, यदि हुआंग लेई और उसका समूह भी इतना आश्वस्त था तो इसका एक ही मतलब था कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बहाली सचमुच बहुत निकट थी। कोई निश्चित समाचार प्राप्त किए बिना भी झांग जिया आंसू बहाने के कगार पर थी। मैं बहुत खुश हूँ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा वापस होने में सक्षम होने के लिए। फिर तरह तरह की चिंताएं आने लगी। हम इतने लंबे समय से स्नातक हैं, हमें नहीं पता। लंबे समय से अच्छी खबर का इंतजार करने के बाद ये पता चलना कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में हृदय विदारक और निराशाजनक होगा। मुझे लगता है कि अधिकारियों को हम में से उन लोगों पर विचार करना नहीं भूलना चाहिए जो अधिक उम्र के शिक्षित युवा हैं। हमारे पास पुराने शिक्षित युवा हैं जो पहले ही कई वर्ष बिता चुके हैं और हमारे पीछे नए शिक्षित युवा हैं। लेकिन एक समस्या है, आवेदक तो बहुत होंगे लेकिन प्रवेश स्थानों की संख्या। यद्यपि वह आवेदकों और प्रवेशों की सही संख्या भूल गया था, लेकिन वह जानता था कि यह एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी अनुपात था। बाद की पीढ़ियों ने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का वर्णन करने के लिए एक ही लकड़ी के पुल को पार करने वाले हजारों सैनिकों के तथाकथित रूपक का उपयोग करना पसंद किया, जबकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एकमात्र शीतकालीन सत्र तो और भी अधिक कठिन था। अकादमी से वर्षों तक दूर रहने के बाद, लगभग ज्ञान भूल जाने के कारण, बिना किसी पाठ्यपुस्तक या अध्ययन सामग्री के, हर किसी ने अपना भाग्य बदलने के अवसर के लिए मैदान में कदम रखा। जहां तक कोचिंग शिक्षकों की किसी आशा के बिना इस सत्र की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रश्न है, ये सचमुच अविस्मरणीय थी। ठीक है, क्या आपने कोई किताब खरीदी है? हुआंग लेई ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने अभी तक कोई नहीं खरीदा है। झांग जिया को उस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा याद आया। झांग जिया का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। इतनी सारी बातचीत और इतनी सारी प्रत्याशा के बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई पाठ्यपुस्तक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, मैं अपने पिता को पत्र लिखूंगी और उनसे हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकें ढूंढने में मदद करने के लिए कहूंगी। और निश्चित रूप से मिडिल स्कूल की भी, जब तक कि आपको अपनी कक्षाओं की सामग्री अभी भी याद न हो और आपको मिडिल स्कूल की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की आवश्यकता न हो। एक हाई स्कूल स्नातक के रूप में जब मैं मिडिल स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को देखता था तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर मिडिल स्कूल की सामग्री भी भूल जाए और फिर शिक्षक उसे सामने लाए तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झांग जिया ने लगातार सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि मिडिल स्कूल की पाठ्यपुस्तकें तैयार करना आवश्यक था। कुछ भी न होने की अपेक्षा अधिक तैयारी करना बेहतर है। उन्होंने आवश्यक अनुस्मारक दे दिया था। यह उन पर निर्भर था कि झांग जिया दूसरों को सूचित करेंगे या पाठ्यपुस्तकें खरीदने जाएंगे। हुआंग लेई को यकीन था कि झांग जिया इन विचारों को अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करेगा, क्योंकि साझा करने का मतलब होगा और अधिक प्रतिद्वंद्वी होना। जब से वांग नान को पता चला कि फैन शियाओफेई ने उसे छोड़ दिया है, ये जानते हुए भी कि उसका परिवार उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा, वह अब भी मानती थी कि चाहे कुछ भी हो, यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है तो उसका परिवार उसका समर्थन करेगा। लेकिन अब वह पहले की तरह अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करेगी। अपने पोषण को बढ़ाने के लिए वह अक्सर मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाती थी। हालांकि इसमें उसे बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी कभी अपने भोजन में सुधार से वह बहुत खुश हो जाती थी। कई घटनाओं के बाद सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। 2 गैंग पकड़ा गया। उदासी की जगह खुशी और आनंद ने ले ली। खुशी के बाद सभी ने सोचा, क्या हम शहरों में वापस लौट सकते हैं? शहर में जीवन आसान नहीं हो सकता, वहाँ कोई काम नहीं हो सकता और एक छोटे से कमरे में रहना पड़ सकता है। लेकिन आखिरकार ये शहर में लौटने के बारे में है। भोजन और आवास के मामले में खेत उनके घरों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो खेतों में जाकर काम करना पड़ता है। कुछ लोग ये जानने के लिए अधिक उत्सुक थे कि क्या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पुनः शुरू की जा सकती है। हर किसी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी प्रत्याशा और लालसा थी, लेकिन उत्साह के बाद वे अपने नियमित कार्यों में लौट आए। जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इससे पहले कि कोई खबर बाहर आए, उन्हें अपना काम सामान्य रूप से चलाना पड़ा, अन्यथा उनके पास खाने और रहने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अक्टूबर में, जब हर कोई व्यस्त फसल के मौसम से उबर रहा था और वर्ष के सबसे आरामदायक समय की तैयारी कर रहा था, तभी उन्हें रेडियो से कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली के बारे में पता चला और सभी लोग दंग रह गए। विशेषकर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की आवश्यकताओं के बारे में जानने के बाद हर कोई हैरान हो गया। जो लोग पहले व्यंग्यात्मक बातें कर रहे थे और कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के इच्छुक बड़े युवाओं का मजाक उड़ा रहे थे, वे अपनी सामग्री लेने के लिए वापस दौड़ पड़े और पंजीकरण की तैयारी करने लगे। चाहे उनके ग्रेड कुछ भी रहे हों या उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे अपने शिक्षकों को वापस किया हो या नहीं, क्या होगा यदि कोई अन्य व्यक्ति उनसे भी बदतर स्थिति में हो?
सभी के उन्मादी व्यवहार को देखकर हुआंग लेई और झांग जिया ने एक दूसरे को देखा और उन्हें पता था कि एक बार इस खबर की पुष्टि हो जाने पर हर कोई पागल हो जाएगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई इतना पागल हो जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कोई पाठ्यपुस्तक नहीं खरीद सकते, और बिना किसी संदर्भ पुस्तक के वे क्या करेंगे। हुआंग लेई चिंतित होने लगा। उसने उत्सुकता से झांग जिया की ओर देखा। कुछ लोग जानते हैं कि हम आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों को देखते हैं। यदि वे पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री नहीं खरीद सकते, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वे तबाह हो जाएंगे। जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा और उनकी पढ़ाई में देरी करेगा, उसे बिना किसी दया के बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। हमारी पाठ्यपुस्तकें। हालांकि इन दिनों उसकी पढ़ाई में काफ़ी सुधार हुआ था और उसे जूनियर हाई स्कूल का पाठ्यक्रम भी ज़्यादा समस्याजनक नहीं लगा। झांग जिया में हुआंग लेई जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी नींव बहुत कमज़ोर है और पढ़ाई के लिए बहुत कम समय है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा दिसंबर में है और मैं वास्तव में घबरा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। झांग जिया सचमुच चिंतित थी। झांग जिया की घबराहट देखकर हुआंग लेई, जो पहले बहुत घबराया हुआ था, अचानक बहुत बेहतर महसूस करने लगा। तुम नहीं करोगे और वे भी नहीं करेंगे। कम से कम हमने पढ़ाई पहले शुरू कर दी। झांग जिया ने इसके बारे में सोचा और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुआंग लेई ने अचानक राहत की सांस ली। चलो वापस चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, पंजीकरण समाप्त होने के बाद उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि वहां न तो कोई शिक्षक थे और न ही कोई पाठ्यपुस्तकें। जल्द ही यह बात पता चल गई कि किसके पास पाठ्यपुस्तकें हैं और हर कोई उन्हें उधार लेने की उम्मीद में उनके पास आने लगा। जिनके पास पाठ्यपुस्तकें थीं, उनकी तुलना उन युवाओं से नहीं की जा सकती थी जिन्हें पुस्तकें उधार लेने की जरूरत थी। जिन कुछ लोगों के पास पुस्तकें थीं, वे उन्हें उधार देने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि एक बार उधार दे दिए जाने पर पुस्तकें हवा में उड़ी पतंगों की तरह हो जाएंगी, जिन्हें कभी वापस नहीं पाया जा सकेगा। हालांकि कुछ लोग अपनी पुस्तकें उधार देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन ये केवल कुछ शर्तों के अधीन था। अंततः फार्म ने हस्तक्षेप किया, कुछ शिक्षक ढूंढे तथा युवाओं से कुछ पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन मार्गदर्शिकाएं प्राप्त की, ताकि सभी के लिए कक्षाएं शुरू की जा सकें। हुआंग लेई और झांग जिया के पास निश्चित रूप से अपनी कुछ सामग्री और अध्ययन मार्गदर्शिकाएं देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक कक्षाओं में जाने की बात है, हुआंग लेई ने वहां जाकर खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचा, लेकिन जब वह वहां पहुंची और देखा कि सभागार लोगों से भरा हुआ है, तो वह इतनी डर गई कि उसने पीछे हटने का फैसला कर लिया। वह सचमुच आभारी थी कि सर्दी का मौसम था, इतने सारे लोगों के साथ यह कोई समस्या नहीं थी और कोई अजीब गंध नहीं आ रही थी। इस प्रकार हुआंग लेई, जो कक्षाओं में भाग लेना चाहता था, ने यह विचार त्याग दिया। यदि उसके पास कक्षाओं के लिए समय होता, तो वह उसे घर पर अधिक अभ्यास करने में व्यतीत करना पसंद करती। झांग जिया ने कुछ कक्षाओं तक तो ऐसा ही किया, लेकिन जल्द ही हार मान ली। कक्षा में बहुत सारे लोग थे, मैं ये भी नहीं सुन पा रहा था कि शिक्षक क्या कह रहे हैं, और कई लोग तो जूनियर हाई स्कूल की विषय वस्तु भी भूल गए थे। झांग जिया ने धीरे से आह भरी, मुझे राहत मिलनी चाहिए। परीक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बहुतों का स्तर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर किसी की समीक्षा कैसे चल रही थी। परीक्षा का दिन निर्धारित समय पर आया। आसपास के गांवों से, विशेषकर काउंटी शहर से दूर स्थित गांवों से अभ्यर्थियों ने काउंटी शहर के छात्रावास में काफ़ी पहले ही अपना पंजीकरण करा लिया था। जो लोग कमरा पाने में असफल रहे, उनके पास हर दिन सुबह जल्दी उठकर परीक्षा स्थल पर पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फार्म के नेताओं ने बहुत पहले ही यह गारंटी दे दी थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन फार्म सभी को परीक्षा स्थल तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करेगा। इससे सभी लोग प्रसन्न हुए और फार्म के नेताओं के बारे में उनकी राय में काफ़ी सुधार हुआ। वाहन का इंतजार करते समय वांगनान की नज़र हुआंग लेई और झाओ एओरन पर पड़ी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वह इस बात से भलीभांति परिचित थी कि शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ शिक्षण सामग्री और ट्यूशन संसाधन उन दोनों द्वारा ही प्रदान किए गए थे। केवल वे लोग ही इतनी उदारता से सामग्री साझा करेंगे जिन्होंने पहले ही उसकी समीक्षा कर ली होगी, अन्यथा वे इतने उदार नहीं होंगे। हुआंग लेई और अन्य लोगों के अच्छे परिणाम प्राप्त करने और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के विचार से वांगनान का मूड बहुत खराब हो गया। जब से उसे पता चला कि कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं पुनः शुरू कर दी गई हैं, तब से वह पूरी लगन से पढ़ाई कर रही थी। हर सुबह जल्दी ही ऑडिटोरियम में अपनी जगह ले लेती थी और सुबह होने तक छात्रावास में ही पढ़ाई करती रहती थी। अपनी गंभीर पढ़ाई के बावजूद उसकी चिंता बढ़ती ही गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें वह सुलझा नहीं सकती। सब कुछ उसे अपरिचित सा लग रहा था। यदि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकी, तो वे क्यों पा सकेंगे? यह उचित नहीं था। उनका जीवन बेहतर नहीं, बल्कि बदतर होता जा रहा था। लेकिन उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में असफल कैसे बनाया जाए?
वांग नान ने उन्हें कमज़ोर करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए अपना दिमाग खपाया। हुआंग लेई ने वांग नान की दुर्भावनापूर्ण निगाहों को देखा और जान गया कि वह निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाली थी। उसने झाओ एओरन से फुसफुसाते हुए कहा, वांग नान का रूप भयानक है, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। अपनी ऊंचाई पर आश्वस्त झाओ एओरन ने वांग नान को घूरा, जो पहले से ही वाहन पर था, और इस घूरने से वह काफ़ी डर गई। यदि उसके पीछे लोग न होते तो वांग नान को सचमुच डर था कि वह डर के मारे गिर सकती थी। फिर भी कई बार लोगों ने उसे धक्का देकर पूछा, क्या बात है, क्या तुम स्थिर खड़े नहीं हो सकते? वांग नान हार मानने वालों में से नहीं थी। झाओ एओरन द्वारा पहले से ही उसे आधी मौत के घाट उतार दिया गया था और वह बुरे मूड में थी। उसके आसपास के लोगों द्वारा धक्का मुक्की करने से निश्चित रूप से झगड़ा होने वाला था। इस हाथापाई में किसी ने यह नहीं देखा कि वांग नान का बैग, जिसमें पहले से ही एक छोटा सा छेद था, अब फटकर बड़ा हो गया था। किसी ने भी कुछ गिरते हुए नहीं देखा। दूसरों के साथ कुछ देर बहस के बाद एक व्यक्ति जो अब और चुप नहीं रह सकता था, बीच बचाव करने के लिए आगे आया और मामला शांत हो गया। अभी भी क्रोधित, वांग नान ने सोचा कि मध्यस्थ पक्षपातपूर्ण है और आश्चर्य व्यक्त किया कि जब स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की गलती थी तो उसे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती। क्रोध में उसने अपना बैग चेक करना भी उचित नहीं समझा। वह रास्ते में बदला लेने के बारे में सोचने में लगी रही। हुआंग लेई का वाहन वांग नान के वाहन से देर से पहुंचा और जब वे परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे तो उन्होंने वांग नान की हृदय विदारक सिसकियां सुनी। मैं अपना प्रवेश टिकट लेकर आई हूँ, मैं सचमुच एक उम्मीदवार हूँ। वांग नान को उम्मीद नहीं थी कि उसे अपना प्रवेश टिकट नहीं मिल पाएगा। शिक्षक, शिक्षक, उसने पुकारा। वे मेरे ही खेत से हैं, वे मेरी गारंटी ले सकते हैं। वांग नान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, और ऐसे कारण से कौन संतुष्ट हो सकता है। आप प्रवेश टिकट के बिना अंदर नहीं जा सकते, गेट पर गार्ड ने कुछ अफसोस के साथ कहा, और अगर मैं आपको अंदर जाने भी दूं तो भी आप परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये पहली कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी और अधिकारियों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। नियम शुरू से ही स्पष्ट थे, आपको परीक्षा के लिए अपना पहचान पत्र और प्रवेश टिकट लाना होगा, इन्हें न लाना आपकी अपनी गलती है। वांग नान को जमीन पर घुटने टेकते देख हुआंग लेई ने धीरे से आह भरी। इतने में सामने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या हो रहा है? घर से निकलने से पहले ठीक से चेक नहीं किया क्या? आजकल क्या हो रहा है? अगर आप अपनी आईडी नहीं भूल रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा का प्रवेश टिकट भूल रहे हैं। बुरा नहीं है, कुछ लोग तो स्याही लाना भी भूल गए, कुछ लोग फाउंटेन पेन लाना भी भूल गए। हुआंग लेई पीछे चली गई और सामने के लोगों की बातें सुनने लगी। खैर, वह वांग नान की तरह बदकिस्मत अकेली नहीं थी। यह अनिश्चित है कि उसका मूड बेहतर हो पाएगा या नहीं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा न हो। हुआंग नान चिंतित था, शायद वांग नान और भी अधिक उन्मत्त हो जाएगा। झाओ एओरन ने कहा, परीक्षा के इन 2 दिनों में हमें बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहिए। यदि कोई भोजन के साथ छेड़छाड़ करता तो रोने वाला स्वयं होता। झांग जिया और अन्य लोग सिर हिलाते रहे। वे मूल रूप से दूसरों के बारे में बहुत बुरा नहीं सोचना चाहते थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही बहुत कुछ घटित हो चुका था। भले ही कुछ घटनाएं संयोग जैसी लगें, लेकिन जब बहुत सारे संयोग हों तो हर कोई संदिग्ध कैसे नहीं हो सकता। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कोई समस्या है, लेकिन एक बार जब आप चिंतित हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तथाकथित संयोग और दुर्घटनाएं वास्तव में मानव निर्मित हैं। इससे सभी लोग तनाव में आ गए, क्योंकि अपनी योग्यता के कारण कॉलेज में प्रवेश न मिल पाना एक बात है, लेकिन ऐसे कारणों से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल होना कोई विकल्प नहीं था। जब अधिकारियों ने एक शिक्षित युवक को पकड़ा जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और इसका उल्लेख फाइलों में दर्ज किया, तभी सभी ने इस विचार को त्याग दिया और निश्चिंत होकर परीक्षा की तैयारी की। लेकिन अब जब इतने सारे लोग विभिन्न कारणों से परीक्षा देने में असमर्थ हैं, तो ये स्पष्ट नहीं है कि क्या बदले की भावना होगी। झांग जिया और अन्य लोग सिर हिलाना बंद नहीं कर सके। इतने सालों से लगातार ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। आखिरकार आशा की एक किरण दिखाई दी थी, वे इसे अपनी आंखों के सामने कैसे टूटने दे सकते थे। हुआंग लेई ने ऐसी रिपोर्टें देखी थीं जिनमें दावा किया गया था कि शीतकालीन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र आसान थे, और अब प्रश्नपत्र प्राप्त होने पर उसने जल्दी से उन्हें स्कैन किया। भविष्य की पाठ्यपुस्तकों के दृष्टिकोण से ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा वास्तव में बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन कई शिक्षित युवाओं के लिए जो वर्षों से स्कूल से दूर थे, यह एक चुनौती थी। उसने परीक्षा से पहले के समय का लाभ उठाते हुए जल्दी जल्दी प्रश्नपत्रों को पढ़ा तथा स्वयं को तैयार महसूस किया, और जैसे ही परीक्षा शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी बजी, उसने जल्दी से कलम और कागज उठाया और परीक्षा शुरू कर दी। इस तरह वह 2 दिनों की परीक्षा में एक के बाद एक सत्र में शामिल हुई, और जब अंतिम सत्र समाप्त हुआ तो हुआंग लेई ने एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो गईं।
कम से कम अगले कुछ दिनों तक वांग नान की चालबाजी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परीक्षा के पहले दिन के बाद वह हुआंग लेई को ढूंढने के लिए विशेष रूप से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आई थी। उसके अनुसार वे अच्छे दोस्त थे और अब जब वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ थी तो हुआंग लेई उसकी उम्मीदों को अपने साथ परीक्षा में ले जा रही थी। वह कितनी अच्छी तरह बोल रही थी, इससे धोखा मत खाए। हुआंग लेई बता सकता था कि लड़की उसके छोटे बैग को देखना बंद नहीं कर सकती थी और जब लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने गलती से उस पर पानी भी गिरा दिया। बेशक वह सफल नहीं हुई। हुआंग लेई न केवल वांग नान के प्रति सतर्क थी बल्कि वह कई अन्य लोगों के प्रति भी सतर्क थी। झांग जिया ने भी राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो गईं। लगातार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका प्रवेश टिकट भी महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप अपने अंक कैसे देखेंगे, आपको अपना ऑफर लेटर कैसे मिलेगा। इसके अलावा असली तनाव तो परिणाम आने के बाद ही शुरू होता है। बड़े डेटा के युग के आने से पहले हर साल पहचान बदलकर धोखाधड़ी से विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के मामले सामने आते थे। हुआंग लेई ने ये जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह दूसरी बार भी परीक्षा दे सकती थी, लेकिन यदि उसे फिर से बदल दिया गया तो क्या होगा। झांग जिया और आसपास के सभी लोग मुंह खोले खड़े हो गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम आपके जैसा है और उसके पास पूरी फाइल है, आप कैसे साबित करेंगे कि धोखेबाज कौन है। इसके अलावा आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं, यह आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप स्थानीय शिक्षा ब्यूरो में फाइलों की जांच नहीं कर लेते। कभी कभी जब कुछ मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तो वे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं और जो लोग धोखाधड़ी करने की योजना बना रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है। तभी खलनायक आगे बढ़ने में हिचकिचाएंगे। वांग नान ने ट्रक से उतरते हुए हुआंग लेई और झाओ एओरन को देखा। उसका मूड तेजी से दुखी हो रहा था। उनके प्रसन्न भावों और उनकी इतनी बड़ी मुस्कान से कि वे अपनी आंखें नहीं देख पा रहे थे, कोई भी ये बता सकता था कि उनका परीक्षा परिणाम बहुत खराब नहीं रहा होगा। वांग नान सचमुच हर पल अधिक से अधिक नाराज होता जा रहा था। वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी, उसका प्रवेश टिकट क्यों गुम हो गया। जब वे साथ में पढ़ रहे थे तो वह स्पष्ट रूप से झाओ एओरन से बहुत बेहतर थी। यह कोई मतलब नहीं था कि वह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता था जबकि वह लड़खड़ा रही थी। झाओ एओरन को महसूस हुआ कि कोई उसे विशैली निगाहों से देख रहा है और उसने बिना किसी शिष्टाचार के उसे घूरकर देखा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने हुआंग लेई से फुसफुसाकर कहा, वांग नान से सावधान रहना। मुझे पता है, उसने कल पाखंडपूर्वक मेरे लिए कुछ लाया था और मुझसे कहा था कि मैं उसे उसकी ओर से परीक्षा में अपने साथ ले जाऊं। फिर पलक झपकते ही एक कप पानी मेरे बैग पर गिर गया। सौभाग्य से मेरा प्रवेश टिकट और आईडी कार्ड अंदर नहीं थे। झाओ एओरन जानती थी कि वांग नान उन्हें इतनी दुर्भावना से देख रही है, इसलिए उसके मन में गलत इरादे होंगे और जैसा कि हुआ उसने वास्तव में कार्रवाई की। वह सचमुच बहुत क्रूर है। हाँ, हुआंग लेई ने जवाब दिया। उसका चेहरा राहत से भर गया। इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। मैं केवल किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ही मुझे प्रवेश टिकट मिलेगा मैं सीधे घर चला जाऊंगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना एक बड़ी बात थी। स्वाभाविक रूप से उसे हुआंग दापिंग और अन्य लोगों के साथ इस पर चर्चा करनी थी। इसके अलावा उसने कैपिटल सिटी में पढ़ाई करने की योजना बनाई, जो घर से और भी दूर था। वह नहीं जानती थी कि बड़े लोग इस बात से सहज होंगे या नहीं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल शुरू होने से पहले थोड़ा और पैसा कमा लूंगा। वापस क्यों जाऊं? वे सभी ऐसे लोग थे जो उसे सफल होते देख ईर्ष्या करते थे। ये जानते हुए कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश पा चुका है, वे संभवतः उससे प्रवेश सूचना छीनने का प्रयास करेंगे। मैं सीधे विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जा सकता हूं। झाओ एओरन झाओ परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला नहीं था जब तक कि उसके पास पर्याप्त प्रभाव न हो। ये काम कर सकता है। हुआंग लेई जानता था कि झाओ एओरन बहुत सारी हताशा को दबाए हुए है। वह कुछ हासिल किए बिना कभी घर नहीं लौटेगा। जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। जैसे ही स्कोर का खुलासा हुआ, प्रतिक्रियाएं वास्तव में खुशी और दुख का मिश्रण थीं। जिन छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे वे बहुत प्रसन्न थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, तथा वे विश्वविद्यालय की अपनी प्राथमिकताएं कैसे भरें इस पर चर्चा या परामर्श में व्यस्त थे। हकीकत में तो वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे। परीक्षा इतने लंबे समय तक बाधित रही कि कोई भी निर्णय लेने में आश्वस्त नहीं था। जिन लोगों ने खराब प्रदर्शन किया वे स्पष्ट रूप से उदास थे, पूरे दिन उदास रहे तथा मुझे परेशान मत करो का भाव व्यक्त करते रहे। परीक्षा परिणाम जानने के बाद झाओ एओरन खुशी के आंसू रोया। हालांकि उसने हमेशा खुद से कहा था कि वह अपने परिवार को उनके किए पर पछतावा करवाएगा, लेकिन जैसे जैसे खेत पर समय बीतता गया उसका दिल कम आश्वस्त होता गया। उन्हें चिंता थी कि क्या वह हमेशा के लिए खेत पर ही फंस कर रह जाएंगे और एक किसान से अधिक कुछ नहीं रह जाएंगे।
झाओ एओरन ने बहुत पहले ही अपनी विश्वविद्यालय की आकांक्षाओं के बारे में निर्णय ले लिया था। मैं आर विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करना चाहता हूँ। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। अपने पिछले जीवन में झाओ एओरन ने भी कानून का चयन किया था, लेकिन अपने परीक्षा परिणामों के कारण वह आर विश्वविद्यालय नहीं जा सके और कुछ हद तक उल्लेखनीय कानून कार्यक्रम वाले दूसरे कॉलेज में चले गए। इस बार आश्चर्यजनक रूप से वह आर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रवेश पाने में सफल रहे। झाओ परिवार के समर्थन के बिना भी जो कोई भी उसे जानता था वह बता सकता था कि उसकी संभावनाएं अच्छी होंगी। तो क्या तुम भी कैपिटल सिटी जाने की योजना बना रही हो? हालांकि उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की थी, पर वह जानता था कि वह कैपिटल सिटी में भी अवसरों की तलाश में होगी। हुआंग लेई ने सहमति में कहा, यदि मेरे परिणाम अच्छे रहे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि मैं कैपिटल सिटी जा सकूंगा। मेरे दादा दादी भी चाहते हैं कि मैं कैपिटल सिटी जा सकूं। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलने पर उन्हें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कैपिटल सिटी खराब नहीं है। हालांकि वे दोनों विश्वविद्यालय हैं, लेकिन राजधानी शहर के निचले हिस्से में स्थित विश्वविद्यालय अभी भी अधिक अवसर प्रदान करते हैं। झाओ एओरन ने अपने दादा दादी से घर पर सुनी बातों को बताते हुए कहा। अन्य कॉलेजों के लिए उनके ग्रेड पर्याप्त नहीं थे, आर यूनिवर्सिटी ठीक थी। इसके अलावा उनकी अंतर्ज्ञान ने भी उन्हें बताया कि आर विश्वविद्यालय में जाना उनके लिए सबसे उपयुक्त था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार फैन जियाओफेई के अंक कैसे होंगे। बिना किसी बातचीत के भी वह जानता था कि फैन जियाओफेई निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठेगा, बिल्कुल उसकी तरह। मुझे नहीं पता। पिछले जीवन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में फैन जियाओफेई के अंक चारों में सबसे अच्छे थे। झाओ परिवार को कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली की खबर समय से पहले ही मिल गई थी और उन्होंने इसके लिए किताबें तैयार कर ली थीं। उन्होंने झाओ एओरन को भी तैयार रहने के लिए कहा। फैन शियाओफेई मूल रूप से चतुर था और यह जानते हुए कि उसके भाग्य को बदलने का ऐसा अवसर था, वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चुकेगा। अच्छे ग्रेड और अच्छी तैयारी के बावजूद उसके अंक खराब कैसे हो सकते हैं? इस बार उसे पहले से समाचार भी प्राप्त होने चाहिए। ये स्पष्ट नहीं था कि जू परिवार क्या सोचता था, क्योंकि हुआंग दापेंग वर्षों से उन पर नजर रख रहा था, उनके हस्तक्षेप से बच रहा था, जबकि यह भी जानता था कि फैन शियाओफेई कठिन समय से गुजर रहा था। जू परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। जू परिवार का कोई भी सदस्य उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह किए बिना उसे आदेश दे सकता था। बेशक इसका एक उजला पक्ष भी था। बाहरी लोगों को पता था कि जू परिवार के दामाद फैन शियाओफेई को जू परिवार का कोई समर्थन नहीं था। फैन परिवार के लोगों के प्रति उनका रवैया निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। फैन परिवार, जिसने अभी अभी दिखावा करना शुरू किया था, एक बार फिर खुद को विनम्र बना सका। फैन शियाओफेई के प्रति नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वह केवल खुद एक अच्छा जीवन जीने की परवाह करता है और अपने परिवार के जीवन या मृत्यु की कभी परवाह नहीं करता। इस वजह से फैन परिवार के भीतर संघर्ष तीव्र हो गया। फैन शियाओफेई के लिए समर्थन का उल्लेख तो दूर की बात है, उसकी मृत्यु की कामना न करना ही भाई बहनों के लिए अपने बड़े भाई के प्रति अंतिम सम्मान था। फैन शियाओफेई ने भी अपने ग्रेड देखे और उन पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। जब वह हाई स्कूल में थे तो स्नातक होने पर उनके ग्रेड सर्वश्रेष्ठ थे। फैन शियाओफेई की पत्नी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। स्कूल में हर कोई जानता था कि तुम एक बदमाश हो, बहुत बदमाश। आपको कक्षा का मॉनिटर न बनाने के कारण कक्षा शिक्षक को आत्म आलोचना के लिए बाहर घसीटना पड़ा। यदि शिक्षक की पृष्ठभूमि उचित नहीं होती तो कौन इसका सामना कर पाता? सभी ने होमरूम शिक्षक का भाग्य देखा और आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, बेशक आप बॉस थे। जहां तक अन्य छात्रों की बात है, क्या उनमें से प्रत्येक को आपके गुस्से का पता नहीं था और वे स्वयं को छिपाने और बचाने के लिए सावधान नहीं थे? जैसे आप हमेशा कहते हैं कि झाओ एओरन मूर्ख है, क्या वह वास्तव में मूर्ख है? फैन शियाओफेई की पत्नी अब लगातार फैन शियाओफेई को दबा रही थी और उस पर प्रहार कर रही थी। जब तक वह असहज था, उसे बहुत राहत महसूस होती थी और वह एक अच्छा जीवन जीती थी। तुम फैन जियाओफेई इस तरह के जवाब को कैसे स्वीकार करने को तैयार हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप एक पत्र लिख सकते हैं या फार्म पर फोन कर सकते हैं और वहां अपने पुराने प्रिय से पूछ सकते हैं कि झाओ एओरन ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। उसकी पुरानी प्रेमिका, क्या वह वांग नान के बारे में बात कर रही थी? फैन जियाओफेई की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। मैं ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता कि जब आप व्यापारिक यात्रा पर जाते हैं तो आप हमेशा फार्म पर जाना सुनिश्चित करते हैं। आप वांग नान के भी संपर्क में रहे हैं। फैन शियाओफेई की पत्नी ने झाओ एओरन को एक अमित्र भाव से देखा। हमारे जू परिवार द्वारा आपको दिए गए लाभों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर आप पलटते हैं और अपनी पुरानी प्रेमिका को पाते हैं और उससे कहो कि जब तुम अपना मामला सुलझा लोगे और अपना बदला ले लोगे तो तुम वांग नान के साथ रहना चाहती हो।
फैन शियाओफेई की पत्नी गुस्से से कांप रही थी क्योंकि उसे उस दिन जो कुछ सुना था वह याद आ रहा था। यह आप ही थे जिन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर घुटने टेके थे और कहा था कि आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं। फिर भी आपके मुंह से यह पता चला कि मैंने आपको अपने परिवार की स्थिति के साथ मजबूर किया है। फैन शियाओफेई की पत्नी ने स्वीकार किया कि वह एक अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैन शियाओफेई और भी बेशर्म हो जाएगा। हुआंग लेई ने हमेशा सोचा था कि फैन शियाओफेई झाओ एओरन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणामों के बारे में पूछताछ करने का एक तरीका खोज लेंगे। फैन शियाओफेई के परिणामों को जानने में उन्होंने जो प्रयास किया, उसकी तुलना में फैन शियाओफेई के लिए उनके परिणामों के बारे में जानना निश्चित रूप से आसान था। लेकिन जब सूचनाएं आईं तो उन्हें पहले ही सूचनाएं मिल चुकी थीं और फैन शियाओफेई ने उनके स्कोर जानने की कोशिश भी नहीं की थी। मुख्य कारण ये था कि झाओ परिवार की ओर से कोई परेशानी नहीं थी और हुआंग लेई और झाओ एओरन दोनों ने महसूस किया कि एक बार जब उन्हें उसके परिणाम पता चल गए तो वे झाओ परिवार को सूचित किए बिना नहीं रह सकते थे। कल की ट्रेन नोटिफिकेशन का इंतजार करने की वजह से कई पढ़े लिखे युवाओं को घर जाने में देरी हो गई। हुआंग लेई की घर जाने वाली उड़ान भी छूट गई थी, इसलिए वह अपना बहुत सारा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकी और उसे उन्हें पास में ही संभाल कर रखना पड़ा। हुआंग लेई ने सहमति में गुनगुनाया, हाँ कल दोपहर की ट्रेन है, क्या आप मुझे विदा करेंगे? झाओ एओरन ने हुआंग लेई के बहुत कम सामान के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने शायद कुछ भी नहीं निपटाया था। अगर मैं तुम्हें विदा न करूं तो तुम्हारे छोटे शरीर का क्या होगा? हालांकि किसान नेतृत्व ने सुबह और दोपहर में शिक्षित युवाओं को रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए उदारतापूर्वक वाहनों की व्यवस्था की थी। फिर भी जब ट्रेन में चढ़ने की बात आई तो भारी सामान ले जाना एक बड़ी समस्या थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पहुंचने पर ट्रेन से उतर पाओगी? झाओ एओरन सचमुच चिंतित थी कि वह शायद ट्रेन से उतर ना पाए। मैंने पहले ही दादाजी से संपर्क कर लिया है, इसकी चिंता मत करो। वैसे मेरे दादाजी ने कहा है कि उन्होंने आपको कुछ भेजा है, वह अगले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए, उसने आगे कहा। हुआंग दापेंग के इरादों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने झाओ एओरन के मछली झटकेदार और खरगोश झटकेदार व्यंजनों पर कंजूसी नहीं की थी। इस बार अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने कुछ सुअर का मांस लिया और झाओ एओरन को उनके आनंद के लिए भेजने के लिए मांस और सुअर का झटकादार व्यंजन बनाया। वैसे क्या तुम सचमुच वापस जाने की योजना नहीं बना रहे हो? हुआंग लेई ने एक बार फिर झाओ एओरन से पुष्टि की। वापस क्यों जाएं? उन्होंने जवाब दिया, 10 जनवरी के बाद मेरी राजधानी जाने की योजना है। झाओ एओरन के कैपिटल सिटी के एक शिक्षित युवक के साथ अच्छे संबंध थे, मैं अपना कुछ सामान वहां ले जाने की योजना बना रहा हूं। क्या आप वसंत महोत्सव के बाद बेचने के लिए राजधानी जा रहे हैं? हुआंग लेई को समझ नहीं आया, क्या त्योहार से पहले चीजें बेचना बेहतर नहीं होना चाहिए? उन्होंने मेरे लिए एक निजी रसोई घर से संपर्क किया है, उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। झाओ एओरन ने बताया, हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि कैपिटल सिटी के पास भी पहाड़ हैं, हम वहां शिकार करने की योजना बना रहे हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सब्सिडी मिलती थी, लेकिन वह ज़्यादा नहीं थी और वह जब तक संभव हो सके अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। उसने सब कुछ समझ लिया था, वह पहले से ही जानता था कि पैसा कमाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, तुम ये निश्चित रूप से कर सकते हो। अगले दिन जब झाओ एओरन हुआंग लेई को ट्रेन स्टेशन पर ले गया तो उन्होंने वांग नान को देखा, जिसने उन दोनों को देखकर ठंडी सांस ली। परिणाम आने के बाद वांग नान का मन खट्टा हो गया, वह पूरी तरह से नींबू बन गया, ये जानते हुए कि उनकी समीक्षाएं अच्छी रही होंगी और उनके परीक्षा परिणाम ठीक होने चाहिए। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंक इतने अच्छे होंगे, और यह पता चलने के बाद कि वे कौन से विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, वांग नान इतनी नाराज थी कि उसने काफ़ी समय से ठीक से आराम नहीं किया था। हाल ही में वह सचमुच बहुत दबाव में थी, उसे हुआंग लेई से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम उससे ज़्यादा खराब परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें एक ही क्षेत्र में रहना था। हुआंग लेई ने कहा, वांग नान, इस साल जुलाई में एक और कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं कैपिटल सिटी में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। क्या आप राजधानी में उसका इंतजार कर रहे हैं? वांग नान को पता था कि हुआंग लेई अपने शब्दों से विशेष रूप से परेशान कर सकती है, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनमें से एक पहले से ही शीर्ष पर आ चुकी थी, फिर भी वह बहुत तुच्छ थी। वांग नान, आप अपनी उम्र से अवगत हैं, मुझे लगता है कि वे शुरू में हमें शिक्षित युवा मान सकते हैं, लेकिन वे अनिश्चित काल तक हमारी देखभाल नहीं करेंगे, हुआंग लेई ने चेतावनी दी। हाई स्कूल के छात्र आगे चलकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, हम काम और पढ़ाई के बीच अपना समय बांटकर उन छात्रों से कैसे तुलना कर सकते हैं? यद्यपि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में आयु की कोई सीमा नहीं होती है और सैद्धांतिक रूप से किसी भी आयु का व्यक्ति इसे दे सकता है, लेकिन वास्तव में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। वांग नान की आंखें क्रोध से लगभग उभर आईं, क्योंकि शुरू में उन्हें लगा कि टिप्पणियां देखभालपूर्ण और उत्साहवर्धक थीं।
लेकिन वह इस बात की गारंटी दे सकती थी कि जब हुआंग लेई ने ऐसा कहा था तो वह वास्तव में ये कहना चाह रही थी कि वांग नान परीक्षा पास नहीं कर पाएगा और खेत नहीं छोड़ पाएगा। हुआंग लेई, तुम्हें पहले ही विश्वविद्यालय में दाखिला मिल चुका है, क्या तुम्हें सचमुच मेरे प्रति इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत है? इस बार मेरी किस्मत खराब थी, मेरा प्रवेश टिकट खो गया, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता। मैं निश्चित रूप से तुमसे बदतर नहीं होऊंगा। ये बात बहुत क्रोधित करने वाली थी, लेकिन चाहे जो भी हो, वह विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी और यह शंघाई में ही होना था। बस आप प्रतीक्षा करें, मैं राजधानी शहर में एक विश्वविद्यालय में दाखिला ले लूंगा, वांग नान ने गर्मजोशी से कहा। यह बहुत अच्छी बात है, राजधानी शहर में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अच्छी बात है। राजधानी शहर में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना। हुआंग लेई ने मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दिया। हुआंग लेई को मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए देखकर वांग नान वास्तव में क्रोधित हो गई। यदि यह संभव होता तो वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप और झाओ एओरन दोनों विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, दोनों विश्वविद्यालय के लिए राजधानी शहर जा रहे हैं, मुझे शादी का निमंत्रण कब मिलने की उम्मीद है? हालांकि उसका फैन शियाओफेई के साथ अक्सर संपर्क नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि झाओ परिवार पूरी तरह से अराजकता में था। हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा था और आपसी झगड़ों में उलझा हुआ था, जिससे परिवार में उथल पुथल मच गई जब उन्हें पता चला कि झाओ एओरन, जिस पर उन्होंने भरोसा छोड़ दिया था, विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गया है। वांग नान को विश्वास नहीं था कि झाओ परिवार ऐसी बहू को स्वीकार करेगा जिसके माता पिता नहीं हैं और जिसके एकमात्र दादा परिसर के स्टाफ कैंटीन में शेफ के रूप में काम करते हैं। निश्चित रूप से झाओ परिवार हस्तक्षेप करेगा, उन्हें तोड़ने की उम्मीद करेगा ताकि झाओ एओरन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सके जो जुओ परिवार के हितों को आगे बढ़ाएगा। झाओ ओरान के साथ एक शादी का बोझ। हुआंग लेई ने हंसते हुए कहा, झाओ एओरन और मैं सिर्फ दोस्त हैं, एक ही खेत में साथ काम करने वाले साथी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पति पत्नी बन सकें। अपने पिछले जीवन में मूल मालकिन झाओ एओरन से बहुत आहत हुई थी और चाहती थी कि वह फिर कभी उसकी पत्नी न बने। यद्यपि वर्तमान झाओ एओरन अपने पिछले जीवन की झाओ एओरन से बहुत अलग थी, क्योंकि यह मूल मालिक की इच्छा थी, एक कार्यकर्ता के रूप में उसे इसे पूरा करना था। झाओ एओरन ने अपना सामान ट्रक पर लाद लिया। आज कई युवा शहर वापस जा रहे थे और फार्म ने विशेष रूप से उनके लिए एक ट्रक तैयार किया था। वांग नान ने काफी देर तक ट्रक को देखा, फिर ठंडी सांस ली और अपने छात्रावास की ओर वापस चली गई। इस बार उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में अपने परिवार को पहले से सूचित नहीं किया था और जब उन्होंने उसे हर महीने पत्र लिखा तो उन्होंने इसके बारे में पूछा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे मांगे और अधिक पैसे। छुट्टियों से पहले ही उनके पत्रों में उल्लेख था कि उन्होंने नए साल के सामान के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं की थी और ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या वह जश्न के लिए घर आ रही हैं। शायद उनकी नज़र में यह अच्छी बात थी कि वह नए साल पर घर नहीं आ रही थी और खेत पर ही रह रही थी। कौन वापस नहीं लौटना चाहेगा? ये तो झूठ था, लेकिन अगर वह वापस चली भी गई तो क्या कर सकती थी? उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पहले वह खाने की मेज के नीचे सो सकती थी, लेकिन अब तो खाने की मेज के नीचे भी सामान बिखरा पड़ा था। अगर वह वापस जाती तो उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। अपने परिवार द्वारा पत्रों में लिखी बातों को सोचकर वांग नान को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या कहना है और वह अतिसंवेदनशील नहीं दिखना चाहती थी। अपने ठंडे और शांत छात्रावास में वापस आकर उसने सोचा, पढ़ना बेहतर होगा। हुआंग लेई सही थी, वह यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि उसका परिवार उसे शहर में स्थानांतरित करने में मदद करने के बारे में सोचेगा। उसने फैन शियाओफेई से सुना था कि उसने भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन कराया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा। परिणाम आए हुए कुछ समय हो गया था, यहाँ तक कि प्रवेश नोटिस भी प्राप्त हो चुके थे। फैन शियाओफेई ने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्या उसे नहीं पता था कि वह चिंतित थी? उसे फैन शियाओफेई पर बहुत भरोसा था और उसे लगता था कि वह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हासिल करेगा और एक महान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएगा, जो हुआंग लेई और अन्य लोगों के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए पर्याप्त था। हुआंग दापेंग ने गाड़ी को धक्का दिया, पास के स्टेशन कर्मचारियों के साथ उत्साह से बातचीत की। लड़की अपने प्रवेश पत्र के इंतजार में घर जाने वाली नौक से चूक गई। बुरा नहीं है, वह किस विश्वविद्यालय की तैयारी कर रही है? स्टाफ सदस्य को हुआंग दापेंग की पोती के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के बारे में पता था और ऐसा लग रहा था कि उसके परिणाम काफ़ी प्रभावशाली थे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लड़की ने जो बताया है उसके अनुसार वह राजधानी के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने की योजना बना रही है। स्टाफ सदस्य आश्चर्यचकित था, राजधानी शहर में विश्वविद्यालय जा रहे हैं। इस युग में राजधानी शहर में अध्ययन कर पाना वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। हुआंग दापेंग गर्व और खुशी से भर गया। ठीक है, वह विश्वविद्यालय के लिए राजधानी शहर जा रही है। बस एक ही समस्या है,
शियाओ लेई के सुदूर उत्तर में जाने के विचार से बूढ़े व्यक्ति को कई तरह की हिचकिचाहट महसूस हुई। जब भी मैं राजधानी शहर में विश्वविद्यालय जाने वाली इस लड़की के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि वह किसी दिन यहाँ काम करने के लिए वापस आएगी या नहीं। हाल ही में हुआंग दापेंग अक्सर खराब नींद लेती थी, इस चिंता में कि एक बार हुआंग लेई विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाए तो वह राजधानी शहर या किसी अन्य स्थान पर काम करने के लिए रुक जाएगी। जो लोग हुआंग परिवार की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, उन्हें शायद लगा होगा कि हुआंग दापेंग के शब्द महज शेखी बघारने वाले थे। रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को पता था कि तीनों हुआंग एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर थे, इसलिए उन्होंने कहा, एक बार जब उसे नौकरी मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तो वापस आना आसान नहीं होगा। लेकिन ओल्ड हुआंग, एक बच्चे के लिए राजधानी शहर में काम करना अच्छी बात है, आपको इस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने पोते पोतियों और फिर किसी और के पोते पोतियों के बारे में सोचते हुए स्टेशन स्टाफ का मूड खराब हो गया। उन्हें लगा कि यह अंतर बहुत बड़ा है। आपके बच्चे भी अच्छे हैं। जब आप और आपके जीवनसाथी बीमार होते हैं तो वे आपको अस्पताल ले जाने के लिए बहुत चिंतित होते हैं। जहां तक नौकरियों की चिंता की बात है तो कोई विकल्प नहीं है। आजकल बहुत कम लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं और नौकरी के अवसर भी कम हैं। शिक्षित युवा लोग काम के लिए शहर लौटने की उम्मीद में तरह तरह की हलचल मचा रहे थे, लेकिन शहर में भी यह आसान नहीं था क्योंकि उनके लिए ज़्यादा पद उपलब्ध नहीं थे। यदि वे बिना काम के शहर लौट आएं तो जीविका के लिए क्या करेंगे? कुल मिलाकर यह काफ़ी चिंताजनक था। दूर से हुआंग दापेंग ने सफ़ेद धुआं देखा और पटरियों की आवाज़ सुनी। क्या ये हो सकता है? क्या ये ट्रेन आ रही है? ऐसा होना चाहिए। 2 घंटे से ज़्यादा की देरी के बाद आखिरकार ट्रेन आ ही गई। वैसे आपको पता है कि आपकी पोती किस डिब्बे में है ना? मैं जानता हूँ। बेशक हुआंग दापेंग ये जानता था, उसे जानना ही था। बच्ची को खेत से जो भी मिल सके उसे लाना पड़ा। ट्रेन के स्टेशन पर आने की आवाज़ सुनकर, हालांकि वह जानती थी कि हुआंग दापेंग उससे मिलने आएगा, फिर भी वह उत्सुकता से बाहर देखने लगी। जल्द ही उसने हुआंग दापेंग की आकृति देखी और उनका स्थान उससे ज़्यादा दूर नहीं था, जिससे उसे राहत मिली। झांग जिया और हान कियान ने हुआंग दापेंग को भी देखा। हम थोड़ी देर में सामान को नीचे ले जाने में साथ मिलकर मदद करेंगे। उनके परिवार के सदस्य भी उन्हें स्टेशन पर लेने आए थे, लेकिन वे स्टेशन के बाहर ही इंतजार कर सके। जब हुआंग दापेंग की गाड़ी खिड़की पर पहुंची तो उन्होंने जल्दी से सब कुछ बाहर निकाल दिया, जबकि बाहर हुआंग दापेंग और स्टेशन के कर्मचारी गाड़ी पर सामान चढ़ाते रहे। प्रस्थान की सीटी बजने से ठीक पहले तीनों किसी तरह ट्रेन से उतरने में सफल रहे और एक साथ आह भरते हुए बोले, ये वास्तव में बहुत करीबी था। तुम लोग ठीक हो? हुआंग दापेंग ने गाड़ी के हैंडल से बैग खोला। मैं कुछ खाना लाया हूँ, पहले थोड़ा खा लो। ये जानते हुए कि वे अपने साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेन में वे क्या खाएंगे? हुआंग दापेंग ने कुछ देर तक हुआंग लेई को ध्यान से देखा। बूढ़े आदमी की नज़र में उसकी छोटी बेटी ने कॉलेज की परीक्षाओं के लिए सचमुच बहुत कुछ त्याग दिया था। तुमने अपना वजन कम कर लिया है, सचमुच बहुत ज़्यादा। बूढ़े व्यक्ति की पसंद के अनुसार कॉलेज की परीक्षा घर पर ही ली जानी चाहिए। इतने वर्षों तक परिसर में छात्रावास में काम करने के कारण वह काफ़ी लोगों को जानता था और हुआंग लेई की देखभाल स्वयं कर सकता था। हुआंग लेई निश्चित रूप से वापस जाकर अपने पाठों की समीक्षा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यदि लोगों को पता चल गया कि उसके पास किताबें हैं तो अनगिनत लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देने आएंगे। तो फिर मुझे दादाजी को कुछ स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। हुआंग लेई को ऐसा नहीं लगा कि उसने अपना वजन कम कर लिया है, बल्कि उसे लगा कि उसका वर्तमान वजन काफ़ी उचित है। लेकिन एक वजन ऐसा था जिसे दादाजी और दादी जी सही मानते थे, इसलिए इस विषय पर उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर पर चिकन सूप बना है, बिल्कुल पौष्टिक। हालांकि बच्ची ने हर पत्र में यही कहा था कि वह ठीक है। हुआंग दापेंग जानता था कि हालात ज़्यादा से ज़्यादा औसत ही रहे होंगे। हुआंग लेई को देखते ही हुआंग दापेंग ने सोचा, तैयारियां अभी भी अधूरी रह गईं। इस समय अधिक चीज़ें तैयार करना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हुआंग दापेंग के लिए यह वास्तव में कोई परेशानी नहीं थी। 5 लोगों का समूह अपनी ट्रॉलियों को धकेलते हुए स्टेशन के बाहर पहुंचा, जहां झांग जिया और अन्य लोगों ने तितर बितर होने से पहले धन्यवाद कहा। हुआंग दापेंग ने एक तिपहिया साइकिल को किनारे से निकाला, उसमें सामान लादा और हुआंग लेई को वापस घर ले गया। रास्ते में जब भी उन्हें कोई परिचित व्यक्ति मिलता, हुआंग दापेंग उत्साहपूर्वक उन्हें बताते कि कैसे उनके बच्चे को राजधानी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। हालांकि दादाजी ने परिणाम आने पर अपनी पोती की उपलब्धि का बखान करने में कोई संकोच नहीं किया था, लेकिन अब जब उनके हाथ में प्रवेश नोटिस था तो इसे उन्हें और भी अधिक शेखी बघारने से नहीं रोका जा सका। जब हुआंग दापेंग हुआंग लेई के साथ घर पहुंचे तब तक दोपहर का भोजन का समय बीत चुका था। यदि हुआंग दापेंग को यह याद न आता कि हुआंग लेई भूखा होगा तो कौन जानता है कि वे वहां कितनी देर तक रुके रहते।
झाओ या बहुत चिंतित हो रही थी, सोच रही थी कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, और अगर वह उन्हें खोने के बारे में चिंतित नहीं होती तो वह पहले ही घर छोड़ चुकी होती। जब उसने दादा और पोती को वापस आते देखा तो झाओ या ने चिढ़कर कहा, आपको पता होना चाहिए था कि बच्ची पूरी रात ट्रेन में सफ़र करने से थक गई है। झाओ या की डांट सुनकर हुआंग दापेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसे देर हो चुकी है। अब समय आ गया था कि हुआंग ले आगे बढ़े और झाओ या को गले लगाए। दादी, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है, इसलिए दादाजी थोड़ा दिखावा करना चाहते हैं। जब मेरी पोती किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगी तो मैं अपने परिचित लोगों के सामने सिर्फ दिखावा नहीं करूंगा, बल्कि एक बड़ा भोज दूंगा। मैं हर तरह से जश्न मनाऊंगा। झाओ या ने हुआंग लेई के सिर पर थपथपाया। वाकई बहुत बड़ी दावत थी। जब उन्हें निमंत्रण मिला तो उन्हें समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या करें। हुआंग लेई ने उदारतापूर्वक कहा, कोई चिंता नहीं, हम कोई उपहार राशि स्वीकार नहीं करेंगे। झाओ हा ने हुआंग लेई को देखा, फिर हुआंग दापेंग को। बिल्कुल आपकी तरह। अन्य लोग भी खाली हाथ नहीं आएंगे। यदि वे सचमुच खाली हाथ आते हैं तो भविष्य में उनसे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआंग लेई ने लगातार सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था कि दादाजी समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। झाओ या उन दोनों के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। तुम दोनों एक ही टोकरी के चने हो। बूढ़े हुआंग, मैंने सब्जियां धो ली हैं, तुम खाना बनाओ। खाने के बाद मैं जियाओ लेई को नहलाने ले जाऊंगा। सर्दियों में घर पर नहाने के लिए बहुत ठंड होती थी, इसलिए वे आमतौर पर नहाने के लिए बाहर जाते थे। हुआंग लेई को शुरुआत में असहजता महसूस हुई थी, लेकिन अब वह आसानी से कई लोगों के सामने स्नान करने में सक्षम हो गई है। कोई विकल्प नहीं था, कोई भी पूरी सर्दी स्नान नहीं कर सकता था। खाने की मेज पर हुआंग दापेंग ने फैन शियाओफेई के परिणामों का जिक्र किया, और हुआंग लेई को पता था कि फैन शियाओफेई की पत्नी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मदद नहीं की होगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतने बुरे हैं। ये अंक किसी विश्वविद्यालय या जूनियर कॉलेज में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और व्यावसायिक स्कूल में प्रवेश की भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले से ही काम में व्यस्त था और मेरे पास समीक्षा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, और फैन परिवार मेरी प्रगति पर एक बोझ बन गया। हुआंग दापेंग पहले भी फैन शियाओफेई के परिवार से मिल चुके थे। ऐसा लगता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। पहले तो मुझे लगा कि फैन परिवार की पारिवारिक शिक्षा अच्छी है, दंपति सुसंस्कृत दिखते थे और उनका बच्चा समझदार लग रहा था। लेकिन जब घर में कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह से अलग इंसान बन गए। जब हुआंग दापेंग ने पिछली बार फैन शियाओफेई की मां को कुछ बच्चों के साथ देखने की बात याद की तो उन्होंने कहा, परिवर्तन वास्तव में बहुत अच्छा था, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया था। बिना किसी आमदनी के, चाहे आप कितना भी खूबसूरत दिखना चाहें, आप ऐसा नहीं कर सकते। हुआंग लेई ने बड़े चाव से खाना खाते हुए कहा, और मुझे याद है कि फैन शियाओफेई की मां का परिवार असल में एक साधारण परिवार है। उसने बस थोड़ा पढ़ा और फिर फैन शियाओफेई के पिता से मिली, जब फैन परिवार अभी तक समृद्ध नहीं था। श्रीमती फैन की भव्यता ने घर के मूल मालिकों को तो मूर्ख बना दिया होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से वर्तमान हुआंग लेई को मूर्ख नहीं बना सका। वैसे क्या वांग नान ने इस साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी और उसका प्रदर्शन कैसा रहा? और झाओ एओरन के स्कोर के बारे में क्या? हुआंग लेई ने उस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया जिसमें झाओ एओरन ने प्रवेश लिया था, और हुआंग दापेंग को ये बात पता थी, यह एक अच्छा विश्वविद्यालय है, कानून की पढ़ाई के लिए उपयोगी है। क्या वह राजनीतिक करियर की तैयारी कर रहे हैं? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बात समझ में आती है। इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए राजनीति में अपना करियर बनाना सामान्य बात है। अब झाओ परिवार का उपहास किया जा रहा था, जिससे हलचल मच गई थी। किसने सोचा होगा कि जिस लड़के को झाओ परिवार ने छोड़ दिया था वह अब कुछ बन गया है। इस बार झाओ परिवार के कई सदस्य कॉलेज पर निर्भर थे और उनके ग्रेड प्रभावशाली नहीं थे, यहाँ तक कि फैन शियाओफेई जितने अच्छे भी नहीं थे। वैसे क्या वह झाओ परिवार में वापस लौटना चाहता है? हालांकि हुआंग दापेंग को लगा कि झाओ एओरन के झील क्षेत्र में लौटने की संभावना कम है, फिर भी थोड़ी संभावना थी। झाओ परिवार में वापसी। हुआंग लेई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने उससे पूछा था और उसने कहा कि झाओ परिवार उसके लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दादाजी, वह हमेशा खेत पर रहते हुए भी झाओ परिवार की स्थिति के बारे में कैसे जान सकते थे? हुआंग लेई ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल झाओ एओरन से बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह समस्या थी। फिर भी उन्होंने इस पर अधिक जोर नहीं दिया। हमेशा एक या दो लोग खबर फैलाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि वे जो झाओ परिवार की वर्तमान स्थिति को जानते हैं और झाओ एओरन का थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, हो सकता है कि फैन शियाओफेई इसमें शामिल हो। जब किसी का जीवन ठीक नहीं चल रहा होता तो वे आशा करते हैं कि दूसरों का भी जीवन कठिन हो। असंभव। हुआंग लेई को इस बात का पूरा यकीन था, फैन शियाओफेई कभी कभार ही वांग नान से संपर्क करता है।
वह झाओ एओरन से बहुत अधिक संपर्क नहीं करता था। उसे डर था कि अगर झाओ एओरन को पता चला कि वह यहाँ एक कार्यालय में काम कर रहा है और वहाँ एक बेहतर नौकरी है, तो कोई ईर्ष्या कर सकता है और कुछ तरकीन कर सकता है। तो क्या कुछ लोग ऐसे तुच्छ विचार रखते हैं और उन्हें दूसरों पर थोप देते हैं। घर लौटने के बाद से ही हुआंग लेई ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनानी शुरू कर दी थी और हुआंग दापेंग दंपति उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बहुत उत्सुक थे। खेत पर देखभाल के बावजूद उसकी त्वचा का रंग काफ़ी गहरा हो गया था, इसलिए वह इन दिनों का लाभ उठाकर घर पर भी अपनी देखभाल कर रही थी। जब तक आवश्यक न हो वह बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। वैसे भी बाहर करने को क्या था, वहाँ बात करने के लिए कोई भी आनंददायक व्यक्ति नहीं था। वह घर पर ही रहकर हुआंग दापेंग और उसकी पत्नी झाओया के साथ अधिक समय बिता सकती थी। जहाँ तक फैन शियाओफेई का सवाल है, तो उसके लिए सिर्फ ये जानना ही काफ़ी था कि उसे व्यावसायिक कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, और यह जानना कि उसका जीवन अब सचमुच कठिन है उसे बहुत बहुत खुश कर रहा था। वह फैन शियाओफेई की तलाश में नहीं गई, लेकिन उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पास आएगा, जिससे उसे यह चिंता नहीं थी कि वह सोचेगा कि वह उसके सामने सिर्फ दिखावा कर रही है और इसके बारे में बुरा महसूस कर रही है। अपने सामने खड़े बहुत थके हुए व्यक्ति को देखकर हुआंग लेई को यकीन हो गया कि उस व्यक्ति के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। 20 वर्ष की आयु के लोग वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह उम्र बिता सकते हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि वे परिपक्व थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत अधिक परिपक्व थे, जिससे समय से पहले ही बुढ़ापे का आभास होता था। उसके उद्देश्य को न जानते हुए उसने एक गिलास पानी डाला और फिर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। फैन शियाओफेई के पहले बोलने की प्रतीक्षा करने लगी। वांग नान के पत्र से उसे पता चला कि झाओ एओरान और हुआंग लेई दोनों ने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं और कैपिटल सिटी के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त किया है। फैन जियाओफेई का मूड बहुत खराब था और वह खुद भी नाराजगी से घबरा गया। वह इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि हुआंग लेई किस विश्वविद्यालय में गया था, लेकिन वह झाओ एओरन के स्कोर को नज़रअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने सोचा था कि खेत में अगर किताबें भी हों तो उनसे क्या फ़ायदा होगा। खाद धोने जैसे दैनिक कार्यों और इतनी व्यस्तता के कारण संभवतः पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। फिर भी उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि झाओ एओरन ने इतने प्रभावशाली परिणाम हासिल किए थे और उन्हें आर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया था। जब से फैन शियाओफेई को वांग नान का पत्र मिला जिसमें झाओ एओरान के अंकों और उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश का विवरण था, तब से उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे आर यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिल सकता था, वह उससे बेहतर अंक कैसे प्राप्त कर सकता था। फैन जियाओफेई वास्तव में क्रोधित था। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर हुआंग लेई केवल यही सोच सकती थी कि एक तथाकथित सज्जन को अभी भी आत्मविश्वास की आवश्यकता है, अन्यथा ये देखना वास्तव में असहनीय था। वर्तमान फैन शियाओफेई को देखकर पुराने सहपाठी शायद ही यह कल्पना कर सकते थे कि वह कहेगा, हाँ मैं आर विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया। ठीक है, स्कूल में आपके अच्छे ग्रेड आते थे, शहर में आपके पास खेत की तुलना में बेहतर संसाधन थे और आप कई लोगों को जानते थे। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अच्छे शिक्षक अवश्य मिले होंगे। तुम्हें परीक्षा में हमसे बेहतर करना चाहिए था, हुआंग लेई ने कहा। उसका चेहरा फैन शियाओफेई की ओर देखते हुए प्रत्याशा से भर गया। उसके ग्रेड, फैन जियाओफेई को अचानक सभी प्रकार की बेचैनी महसूस हुई। क्या करें, ये स्वीकार करना अपमानजनक है, लेकिन यदि वह कुछ नहीं कहते तो भी उन्हें पता चल जाता कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, फैन शियाओफेई ने मुस्कुराने के लिए संघर्ष किया। मैं मुख्यतः काम में व्यस्त था, हुआंग लेई ने बेबाकी से कहा। ऐसा लगता है जैसे शहर में रहने वालों को काम नहीं करना पड़ता और वे विश्वविद्यालय जाते हैं, फिर भी वे परीक्षा देने में कामयाब हो जाते हैं। यदि आपने अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा नहीं किया, बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप एक कार्यालय में बैठते हैं और यूं परिवार के पास आपका समर्थन करने के साधन हैं। अगर हम विश्वविद्यालय भी चले जाएं तो जब हम बाहर आएंगे तो हम सिर्फ साधारण क्लर्क होंगे, आप जैसे नेताओं के आसपास भी नहीं। यदि उसे कुछ आलोचनात्मक कहना होता तो वह कहती, और यदि चापलूसी की आवश्यकता होती तो वह भी करती। लेकिन यह अनिश्चित है कि ऐसी बातचीत श्रोता पर कैसा प्रभाव डालेगी। क्या इससे उसे कोई फर्क पड़ता था? उसने जो कहा वह पूरी तरह सच था। संबंधित व्यक्ति एक छोटा नेता था। और ठीक है, मैंने सुना है कि आप पिछली बार एक अनुभाग प्रमुख थे। अब तक तो आपको फिर से पदोन्नति मिल गई होगी, हुआंग लेई ने फैन शियाओफेई को चिंता भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फैन शियाओफेई अब और शांत नहीं बैठ सकता था। मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ और काम करना है। आगे पदोन्नति। वह अब अनुभाग प्रमुख भी नहीं था, और जिस बात ने उसे अधिक क्रोधित किया वह ये थी कि अनुभाग प्रमुख के रूप में उसकी जगह लेने वाला व्यक्ति उस सुअर का आदमी था। अनगिनत बार ऐसा हुआ कि उसने सचमुच उन कुत्तों की शिकायत करना चाहा ताकि उन धोखेबाज कुत्तों को जेल में बंद करवाया जा सके, लेकिन हर बार उसने हार मान ली।
वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि रिपोर्ट के बाद दंपति को परेशानी होगी या नहीं। ये तो निश्चित था कि उसके बाद उसका जीवन आसान नहीं होगा। जू परिवार निश्चित रूप से उसके पीछे आएगा और उसे आचरण का पाठ सिखाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धोखेबाजों की जोड़ी की रिपोर्ट करने से उसे क्षणिक संतुष्टि इस खबर को फैलाने की कीमत पर मिलती कि उसके साथ धोखा हुआ है। फैन शियाओफेई ने वास्तव में ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि लोग उसे किस तरह देखेंगे। फैन शियाओफेई को वास्तव में समझ में नहीं आया कि उसे पदोन्नत करने का मौका मिलने पर वे उसे पदोन्नत करने के बजाय उस सुंदर लड़के को क्यों तरजीह देंगे। समय कितनी जल्दी बीत गया, ऐसा लगा जैसे नया साल कल ही बीता हो, और फिर भी पलक झपकते ही उसे राजधानी शहर की यात्रा की तैयारी शुरू करनी पड़ी। झाओया ने हुआंग लेई के सिर पर हाथ फेरा, तुम अभी 2 दिन पहले ही वापस आए हो और अब तुम अपनी पढ़ाई के लिए कैपिटल सिटी जाने वाले हो। स्नातक होने में 3.5 साल का समय था, इसलिए झाओया इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसे पता नहीं था कि उसके बाद हुआंग लेई को कहाँ काम पर लगाया जाएगा। हुआंग दापेंग ने झाओया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये ठीक है, जब जियो लेई काम करना शुरू कर देगी तो मैं सेवानिवृत्त हो सकता हूँ। अगर मैं रिटायर नहीं भी होता हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं अपनी नौकरी बदल सकता हूँ और कहीं और काम कर सकता हूँ। विभिन्न शहरों में काम करने की इच्छा रखने वाले शेफ के लिए यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो लोग परिसर में काम करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं था। अच्छा, तो जब समय आएगा हमारा पूरा परिवार फिर से मिल जाएगा। हुआंग लेई जानता था कि अगर हुआंग दापेंग कुछ कहेगा तो वह ज़रूर उसे मानेगा। हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी मूल रूप से हुआंग लेई को स्कूल ले जाना चाहते थे, लेकिन अचानक परिसर में नेतृत्व का दौरा होने के कारण और गेस्ट हाउस के मुख्य शेफ होने के नाते उन्हें वहां उपस्थित होना पड़ा। इसके अलावा हुआंग लेई नहीं चाहती थी कि उसके बुजुर्ग माता पिता को लंबी रेल यात्रा करनी पड़े जिसमें आने जाने में 5 या 6 दिन लगते। जब मैं स्नातक हो जाऊंगा तो दादाजी और दादी जी मेरे स्नातक समारोह में अवश्य आएंगे। भले ही यह विदेशी स्नातक समारोह जितना भव्य न हो, फिर भी वह आशा करती थी कि उसके दादा दादी उसके जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक के साक्षी बन सकें। झाओया ने बिना रुके सिर हिलाया, बेशक, हमें समारोह में शामिल होना चाहिए। यदि वे अपने बच्चे के साथ स्कूल में नामांकन के लिए नहीं गए तो स्नातक समारोह में शामिल न हो पाना और भी अकल्पनीय था, अन्यथा यह उसके लिए बहुत अकेलापन और उबाऊ होगा। जब आप वहां बस जाएं तो हमें लिखना न भूलें। पहुंचने के बाद पूछताछ करने के लिए इधर उधर मत जाए, क्या पता आपका सामना किसी बुरे व्यक्ति से हो जाए। बुजुर्ग लोग बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं, वे जानते हैं कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप से इस युग में बहुत अधिक बुरे लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जब से उन्हें पता चला कि वे हुआंग लेई के साथ राजधानी शहर नहीं जा सकते, हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी चिंता से भर गए थे और लगातार तरह तरह की चेतावनियां देते रहे। दादाजी, मैं हर साल खेत पर जाता हूँ। दरअसल मैंने इतनी सारी उड़ानें भरी हैं कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, इसका खुलासा करने से बूढ़ा आदमी डरकर मर सकता है। आप हमेशा बड़ी सेना के साथ चलते थे और आपके जहाज आते जाते रहते थे। हुआंग दापेंग को यह भी पता था कि हुआंग लेई शायद उनकी बातें सुनकर थक गया है, लेकिन क्या करता। ये पहली बार था कि उसका बच्चा माता पिता की देखरेख के बिना इतनी दूर की जगह जा रहा था। हुआंग दापेंग को चिंता क्यों नहीं हुई? हुआंग लेई क्या कर सकता था? वह केवल दूर से ही देख सकती थी। शुक्र है कि उसने झांग जिया को देख लिया, जिसे भी कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। वे पहले ही एक साथ कैपिटल सिटी जाने के लिए सहमत हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वे रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। एक बार जब दोनों सफलतापूर्वक मिल गए तो उन्होंने एक दूसरे को एक अजीब लेकिन असहाय मुस्कान दी। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों घर पर लगातार चेतावनियां सुनना बंद नहीं कर पाए थे। सौभाग्यवश ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चूंकि स्टेशन पर ज़्यादा देर नहीं रुका था, इसलिए समूह जल्दी से उसमें चढ़ गया। ये झांग जिया का स्लीपर ट्रेन में पहला सफ़र था। यद्यपि यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन यह वास्तव में एक कठोर सीट पर बैठने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक थी। जियाओ लेई, धन्यवाद। अगर हुआंग लेई ने टिकट खरीदने की पहल नहीं की होती तो वह कभी भी स्लीपर डिब्बे में नहीं बैठ पाती। इसमें मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है? इसमें कोई परेशानी नहीं थी। हुआंग लेई ने अपना सामान रखा और फिर बैठ गई। आप कभी नहीं जानते कि ट्रेन के डिब्बे में और कौन हो सकता है। हुआंग लेई को बस यही उम्मीद थी कि यदि संभव हो तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो खर्राटे लेता हो, जबकि झांग शिया को खेत में जाते समय अक्सर सुनाई देने वाली खर्राटों की आवाज़ याद आई। झांग जिया ने चिंतित होते हुए कहा, उम्मीद है कि छात्रावास में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खर्राटे लेता हो। हुआंग लेई की अभिव्यक्ति अनायास ही अजीब हो गई। उम्मीद है कि हमें ऐसा रूममेट नहीं मिलेगा, अन्यथा ये वास्तव में
जिस छात्रावास में वे रहते थे वहां कोई भी खर्राटे नहीं लेता था, लेकिन जब अगले छात्रावास में कोई खर्राटे लेता था तो इससे उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिलती थी, विशेष रूप से व्यस्त कृषि मौसम के दौरान जब खर्राटे बहुत तेज होते थे। सौभाग्य से हुआंग लेई गहरी नींद में सोती थी और आसानी से सो जाती थी, अन्यथा वह इसके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाती। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे किसी खटास भरे व्यक्ति का सामना न करना पड़े। हालांकि उसे किसी की तीखी टिप्पणियों से डर नहीं लगता था, लेकिन उन्हें बार बार सुनना थोड़ा अरुचिकर लगता था। नाम का उल्लेख किए बिना झांग जिया अभी भी जानता था कि हुआंग लेई किसकी बात कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जुलाई में अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सक्षम होगी। अब तक उनके छात्रावास में केवल वे दोनों और हान कियान ही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। हालांकि हान कियान को दक्षिणी तटीय शहर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया था। अन्य कई सदस्य इतने भाग्यशाली नहीं थे, वे व्यावसायिक कॉलेज के कट ऑफ स्कोर से थोड़े से ही चूक गए, अन्यथा उनका भी संक्रमण आसानी से हो जाता। यहाँ तक कि हार्ट स्लीपर डिब्बे में बैठे होने के बावजूद रात में उनकी नींद सामान्य से भी अधिक नहीं थी, क्योंकि रेल की पटरियों की आवाज़ें और लोगों के ट्रेन में चढ़ने उतरने की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। जब प्राचीन शहर अंततः दृष्टिगोचर हुआ तो हुआंग लेई ने राहत की लंबी सांस ली। हम अंततः पहुंच गए हैं। झांग जिया इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि गर्मियों में वापस जाने पर हम क्या करेंगे। किसी को जाने बिना उन्हें निश्चित रूप से कठिन सीटों पर बैठना होगा, और यह अकल्पनीय था कि यात्रा में उन्हें कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। सर्दी तो फिर भी सहनीय थी, कम से कम खट्टी बदबू तो नहीं थी, लेकिन अगर गर्मी होती तो। हे भगवान, हुआंग ली का चेहरा तुरंत और भी असहज हो गया, उसकी अभिव्यक्ति में नाटकीय परिवर्तन आ गया। चलो इसके बारे में मत सोचो, जितना मैं सोचता हूँ उतना ही मेरा सिर दुखता है। आखिरकार ये गर्मियों का मामला था और जब समय आएगा तब वे इसके बारे में चिंता करेंगे। हम घर नहीं जा सकते। आखिरकार हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी उस उम्र में थे और जब भी संभव हो उनके साथ अधिक समय बिताना महत्वपूर्ण था। इस मुलाकात से यह स्पष्ट हो गया कि हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी की उम्र उस समय की तुलना में काफ़ी बढ़ गई थी जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था, और यह इस शर्त पर था कि वे अपना अच्छा ख्याल रखें और खाने पीने में कोई कमी न करें। हाँ, हम वापस नहीं जा सकते, झांग जिया ने कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे माता पिता निश्चित रूप से चिंतित होते। यद्यपि वह कुछ वर्षों से खेत पर काम कर रही थी, फिर भी उसके माता पिता की नज़र में वह अभी भी बच्ची ही थी। क्या आपके माता पिता ने आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया? हुआंग लेई ने उतरने का इंतजार करते हुए पूछा। इस बार जब मैं वापस गया तो मेरे घर में बहुत चहल पहल थी। बहुत से लोग मिलने आए थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे मुझे किसी से मिलवा देंगे। हुआंग लेई ने मजाक करते हुए कहा, अतीत में वास्तव में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। वे सभी सोचते थे कि मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। इस वसंतोत्सव में वह घूमने नहीं गई, लेकिन इससे उन असंख्य लोगों को रोका नहीं जा सका जिन्होंने पहल करके उसके पास आने की कोशिश की। मैंने अपने माता पिता से कहा है कि मैं इस समय शादी नहीं करना चाहती, झांग जिया ने फुसफुसाते हुए कहा। इस यात्रा पर मैं उनसे दोबारा मिलने गई थी। नाम लिए बिना ही हुआंग लेई को पता चल गया कि झांग जिया किसकी बात कर रहे थे। क्या आप बहुत निराश थे? तुम्हें कैसे पता चला? झांग जिया हैरान था। सीधी सी बात है, वह पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, और आमतौर पर जब पुरुष शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं तो वे उतने सुंदर नहीं रह जाते और चिकने दिखने लगते हैं, या यूं कहें कि उनका उत्साह खत्म हो गया। आपने पहले बताया था कि वह कोई अच्छा छात्र नहीं था, और अब जब वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है तो उसकी पढ़ाई में और भी कम रुचि होने की संभावना है। आप एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं, आपका क्षितिज बदल चुका है, आप निश्चित रूप से उससे निराश हुए होंगे। तुम आगे बढ़ रही हो और वह पीछे जा रहा है, तुम एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकती हो? लड़कपन की भावनाएं अक्सर समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती। मुझे लगता है कि शायद विश्वविद्यालय में तुम्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा। जहां कुछ शिक्षित युवाओं ने विवाह कर लिया, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो अविवाहित रह गए। हुआंग लेई को लगातार अपने अनुभव साझा करते हुए देखकर झांग जिया को यह मनोरंजक लगा, और उसने खुद से सोचा कि वह वास्तव में बड़ी थी और साथ ही वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे प्यार का थोड़ा अनुभव था। फिर भी वह एक ऐसी युवती से सलाह ले रही थी जिसे प्रेम का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वह इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि इससे उस युवती का मान सम्मान गिर जाता। वैसे क्या आपकी कोई ऐसी है जिसमें आपकी रुचि है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसके बारे में न केवल वांग नान बल्कि झांग जिया और अन्य लोग भी बहुत उत्सुक थे। वे नहीं जानते थे कि इस विषय को कैसे उठाया जाए, लेकिन अब यह एक अच्छा अवसर लग रहा था। क्या आपने कभी डेटिंग के बारे में सोचा है? जहां तक इस बात का सवाल है, मैं इसे भाग्य पर छोड़ दूंगा। अगर ऐसा होता है तो होता है, अगर नहीं तो नहीं होता।
मेरे लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैं अपने दादा दादी की अच्छी देखभाल कैसे करूं। ठीक है, हुआंग लेई ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए, आप एक घर पर रहने वाले दामाद की तलाश में हैं। क्या आपने कभी झाओ एओरान के बारे में सोचा है? झांग जिया ने बहुत सीधे तौर पर पूछा। क्या झाओ ओरान पर विचार करें? हुआंग लेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी भी इसमें रुचि होगी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी झाओ एओरान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह आर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। झांग जिया की नज़र में झाओ एओरन वास्तव में एक अच्छा साथी था, और उसका झाओ परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं है। मूल रूप से झांग जिया ने सोचा था कि हुआंग लेई झाओ परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। कई वर्षों से मित्र होने के कारण वह अच्छी तरह जानती थी कि हुआंग लेई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परेशानी पसंद नहीं है। यदि झाओ एओरन का झाओ परिवार से कोई संपर्क नहीं होता तो वह वास्तव में एक अच्छा विकल्प होता। मैं उसे नहीं चुनूंगा, चाहे वह झाओ परिवार के संपर्क में हो या आर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया हो। अगर वह झाओ परिवार की मदद के बिना भी आर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लेता है तो भी उसकी संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि झाओ परिवार उससे दूर रहेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वह सफल हो गया है? वे निश्चित रूप से झाओ एओरन के साथ संबंध सुधारना चाहेंगे। हालांकि इन वर्षों में हुए मनमुटाव को देखते हुए वे ये भी जानते हैं कि सुलह करना आसान नहीं होगा। बेशक सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसी बहू से विवाह की व्यवस्था की जाए जो उनके पक्ष में खड़ी हो। वे मुझसे संतुष्ट होंगे क्योंकि मैं उनके पक्ष में खड़ा नहीं हूं और मेरी प्रतिष्ठा वैसे भी अच्छी नहीं है। झांग जिया जानती थी कि हुआंग लेई हमेशा एक शांत व्यक्ति थी, लेकिन उसने उससे इस तरह के शांत स्वभाव की उम्मीद नहीं की थी। आप वास्तव में शांत हैं। अगर मैं शांत नहीं हूं तो मैं और क्या कर सकता हूं? हुआंग लेई हंसा। ठीक है, चलो उतरते हैं। इस ट्रेन का अंतिम गंतव्य कैपिटल सिटी था और कई यात्री विश्वविद्यालय के भावी छात्र थे जो वहां अध्ययन करने जा रहे थे। रास्ते में कई लोग पहले ही अपने भावी सहपाठियों से मिल चुके थे या उन्हें ढूंढ चुके थे, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया। जब हुआंग लेई और झांग जिया अपना सामान लेकर बस की तलाश में ट्रेन से उतरे तो हुआंग दापेंग ने पहले ही मार्ग का पता लगा लिया था। झांग जिया सामान लेकर हुआंग लेई के पीछे चल पड़ा। ट्रेन में हुआंग लेई से अधिक उम्र का महसूस करने के बावजूद उतरने पर वह पूरी तरह से असमंजस में थी। स्टेशन इतना बड़ा था और भीड़ इतनी अधिक थी कि नए साल पर घर जाते समय भी उन्होंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। क्या ये सभी लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं? झांग जिया ने धीरे से पूछा। शायद ये विश्वविद्यालय में नामांकन का समय है। रास्ते में आप कई लोगों को जल्दी में बड़े और छोटे बैग ले जाते हुए देख सकते थे। उनके चेहरे पर यात्रा से थके होने के बावजूद स्पष्ट खुशी दिख रही थी। जैसे ही दोनों बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े उन्होंने झाओ एओरन को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा। झांग जिया आश्चर्यचकित रह गया और अविश्वास से हुआंग लेई को देखने लगा। हुआंग लेई के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है। हुआंग लेई को देखकर झाओ एओरन उनके पास गया और दोनों को उनके सामान उठाने में मदद की। मैंने एल्डर हुआंग को फ़ोन करके पूछा कि आप कब आएंगे, तो यह ऐसा ही है। लेकिन रुकिए, हुआंग लेई को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आपको मेरे दादाजी का कार्यालय नंबर कैसे पता चला? उसने झाओ एओरन को इसके बारे में नहीं बताया था और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं इस व्यवसाय को जानता हूं। झाओ एओरन वास्तव में नहीं जानता था, लेकिन इसने उसे पता लगाने से नहीं रोका। मुझे पता था कि आपकी ट्रेन आज कैपिटल सिटी में आ रही है। धन्यवाद। किसी का उन्हें ले जाना निश्चित रूप से अच्छी बात थी। हालांकि वह कई बार कैपिटल सिटी जा चुकी थी, लेकिन यह इस युग में नहीं था। ये पूरी तरह से अपरिचित शहर जैसा महसूस हुआ। झाओ एओरन उन दोनों को एक गली के प्रवेश द्वार तक ले गया और झांग जिया को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या हो गया है जो हमें यहाँ ला रहे हो? अगर वे इतने सालों से खेत पर एक दूसरे को नहीं जानते होते तो उसे सचमुच कुछ शक होने लगता। आप बस नहीं लेना चाहते हैं ना? झाओ एओरन ने गली की ओर इशारा किया और जल्द ही अंदर से एक तिपहिया वाहन निकला। इस समय हर कोई पंजीकरण के लिए स्कूल जाने का इंतजार कर रहा है। बसें लोगों से भरी हुई हैं। हालांकि ट्राईसाइकिल थोड़ी महंगी है, लेकिन यह ज़्यादा आरामदायक है। झाओ एओरन ने पता बताया और ड्राइवर से जल्दी से कीमत पर बातचीत की। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती हुई भीड़ भरी बसों को याद करते हुए उन्होंने पाया कि वास्तव में वे लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। यद्यपि ट्राईसाइकिल की कीमत अधिक थी, लेकिन कम से कम वहां भीड़ नहीं थी और उन्हें स्थानांतरण नहीं करना पड़ा। जल्द ही वे तीनों हुआंग लेई और झांग जिया के स्कूल पहुंच गए। चूंकि आज पंजीकरण का दिन था, इसलिए स्कूल के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग भरे हुए थे। जहां तक नए छात्रों की उम्र का सवाल है तो उनमें से कुछ तो मुश्किल से किशोरावस्था में ही थे, जबकि अन्य के चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों के निशान थे। हुआंग लेई अपने कॉलेज के साथियों की व्यापक आयु सीमा पर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी।
हुआंग लेई, जिस अर्थशास्त्र विभाग में आप दाखिला ले रहे हैं वह यहीं पर है। उनके कई बैग और सामान उठाकर झाओ एवरन एक बार फिर उपयोगी साबित हुए और उन्हें तेजी से उनके विभाग तक ले गए। पहले से पूछताछ किए बिना ऐसा संभव नहीं है कि वह अपना रास्ता इतनी अच्छी तरह से जान पाता। झांग जिया ने झाओ एवरन को उनके आगे आगे बढ़ते देखा। क्या वे वास्तव में सिर्फ दोस्त और सहपाठी थे? कौन सा मित्र मदद करने के लिए इतना उत्सुक होगा? झांग जिया वास्तव में समझ नहीं सका। आखिरकार झाओ एवरन एक उत्साही व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता था, जैसा कि खेत पर उसके व्यवहार से पता चलता था। एकमात्र व्यक्ति जो उनके उत्साह को प्रज्वलित कर सकता था वह था हुआंग लेई, और वह कोई और नहीं बल्कि हुआंग लेई ही था। बेहतर होगा कि इसे छोड़ दिया जाए, वैसे भी दोनों में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जल्द ही दोनों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया और झाओ एवरन की मदद से उन्होंने अपना सामान छात्रावास में पहुंचा दिया। जैसे ही झांग जिया और हुआंग लेई ने अपना सामान नीचे रखा, उन्होंने सफाई शुरू कर दी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि छात्रावास कितने समय से अप्रयुक्त था, लेकिन अब जब यह उनका हो गया है तो यह अपेक्षाकृत गंदा हो गया है। वहाँ एक विशेष गंध भी थी जिसके कारण कमरे को हवादार करने के लिए खिड़कियां खोलना आवश्यक हो गया, जिससे हुआंग लेई मन ही मन हताश होकर आहें भरने लगी। झाओ एवरन जल्दी से स्कूल के सामान की दुकान पर गए और उनके लिए आवश्यक सामान इकट्ठा किया। कुछ ही देर में झाओ एवरन सामान से भरा बैग लेकर वहां आ पहुंचा। कुशलतापूर्वक उन्हें दो ढेरों में छांटते हुए पास में रहने वाले एक रूममेट ने ये देखा और पूछा, आप यहाँ थमस फ्लास्क खरीद सकते हैं, क्या आपको उनके लिए टिकट चाहिए? ज़रूरत नहीं है, झाओ एवरन ने जवाब दिया, बस अपना एडमिशन नोटिस दिखाओ और तुम एक सेट खरीद सकते हो। उसने एक दिन पहले ही अपने स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया था, इसलिए उसे इस प्रक्रिया के बारे में एक दो बातें पता थीं। और घड़ियों के लिए भी टिकट की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि इनकी गुणवत्ता कुछ प्रतिष्ठित ब्रांडों जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी समय बताने के लिए ये ठीक हैं। ये खबर सुनते ही हर कोई तुरंत इसे खरीदने के लिए उत्सुक हो गया। उत्तर में, सर्दियों के दौरान थमस के बिना जीवन काफ़ी असहनीय हो सकता है। घड़ी आवश्यक है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। हुआंग लेई के लिए समय का बेहतर प्रबंधन करने के लिए घड़ी स्पष्ट रूप से आवश्यक थी। बेशक झांग जिया ने भी एक खरीदा, क्योंकि उसने वर्षों तक खेत पर काम करके कुछ पैसे बचाए थे। हुआंग लेई जानती थी कि उसकी पीढ़ी के जिन लोगों ने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें वास्तव में पढ़ाई करना बहुत पसंद था, या बाद की पीढ़ियों के संदर्भ में वे निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से किताबों में लौट रहे थे। बिल्कुल किताबों में घूम रहा हूँ। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके छात्रावास में रहने वाले 8 लोग वास्तव में भयावह स्तर तक अध्ययनशील थे। कुछ बच्चे सुबह 6 बजे ही उठकर नीचे चले जाते थे और अपनी पढ़ाई दोहराते थे, तथा शाम को जब तक लाइट बंद नहीं हो जाती थी तब तक छात्रावास में वापस नहीं आते थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि कुछ लोग लाइट बंद होने की घंटी बजने के बाद भी धीमी रोशनी में दालान में बैठकर पढ़ते रहते थे। हुआंग लेई का मानना था कि यदि कोई पुस्तकालय या कक्षा 24 घंटे रोशनी से जगमगाती रहे तो अनगिनत लोग वहां रुकना पसंद करेंगे। इसमें झांग जिया भी शामिल है, जिसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए जो गंभीरता दिखाई थी उसी स्तर की गंभीरता अपनी वर्तमान पढ़ाई में भी लाई थी। जहां तक हुआंग लेई की बात है, वह अपनी सामान्य दिनचर्या पर कायम रही, ये सुनिश्चित करती रही कि जब खाने का समय हो तो खाए और जब आराम करने का समय हो तो आराम करे। अन्यथा पर्याप्त आराम के बिना उसके पास पढ़ने की ऊर्जा या ताकत नहीं होगी। कुछ समय तक सबके साथ घूमने के बाद झांग जिया ने पाया कि उसकी सेहत बहुत खराब हो गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता चला कि उसके मध्यावधि परीक्षा के अंक वास्तव में हुआंग लेई से कम थे। यदि ऐसा होता कि उसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक हुआंग लेई के जितने अच्छे नहीं होते, तो कोई ये तर्क दे सकता था कि ऐसा अलग अलग प्रारंभिक बिंदुओं के कारण हुआ था, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से एक ही प्रारंभिक रेखा पर थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है? हैरान झांग जिया को देखते हुए हुआंग लेई उसे अनदेखा नहीं कर सका। जब आप थके हुए हैं और फिर भी पढ़ाई पर जोर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप वास्तव में कितना सीख सकते हैं? झांग जिया ने ईमानदारी से जवाब दिया, ज़्यादा असर नहीं हुआ, मेरा दिमाग गलने जैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, हुआंग लेई ने कहा, ये दर्शाते हुए कि यह आराम की कमी के कारण था। हमें सचमुच उचित आराम की ज़रूरत है। जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छा है। यदि आप रात को अच्छी नींद लेंगे तो जब आप सुबह पढ़ाई के लिए उठेंगे तो आपके पास अधिक ऊर्जा और ताकत होगी। झांग जिया ने इसके बारे में सोचा और सहमति व्यक्त की। अन्य बातों को छोड़कर हुआंग लेई को देखकर ही पता चल जाता था कि वह ऊर्जा और शक्ति से भरपूर थी। हुआंग लेई ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। ओह, वैसे मैं आज छात्रावास नहीं लौटूंगी क्योंकि कल आराम का दिन है। छात्रावास में जो कुछ रूममेट्स अभी भी मौजूद थे, वे उसकी ओर जाते हुए व्यक्ति को जिज्ञासा से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हुआंग लेई कैपिटल सिटी से नहीं थी।
यदि वह छात्रावास में वापस नहीं लौट रही थी तो वह संभवतः कहाँ रह सकती थी। जियाओ लेई के दादाजी का तबादला राजधानी शहर में काम करने के लिए कर दिया गया है। इसे गुप्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। झोउया को उम्मीद थी कि भविष्य में ऐसे कई और उदाहरण होंगे। क्या एल्डर हुआन को कैपिटल सिटी में काम करने के लिए स्थानांतरित किया गया था? वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए और अविश्वसनीय रूप से झांग जिया को देखने लगे। उसके दादाजी हैं एक शेफ। हालांकि झांग जिया को यह समझ में नहीं आया कि एक अच्छे शेफ को कैपिटल सिटी में काम करने के लिए क्यों स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह वास्तव में यहाँ काम कर रहा था और यहाँ तक कि उसे एक घर भी आवंटित किया गया था। यह विश्वास से परे था। अगर हुआंग लेई ने स्वयं ये जानकारी नहीं दी होती, यहाँ तक कि हुआंग लेई भी इस घटनाक्रम से स्तब्ध और पूरी तरह अविश्वास में डूब गया होगा। पत्र पर दिए गए पते के आधार पर हुआंग लेई को इंपीरियल सिटी रूट्स के अंतर्गत एक आंगन वाले घर का रास्ता मिल गया। उसने कसकर बंद किए गए गेटों को देखा और अनुमान लगाया कि यह स्थान संभवतः मिश्रित उपयोग वाला परिसर नहीं है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाली थी, झाओ या किराने का सामान की टोकरी लेकर आ गई। जियो लेई, दादी माँ। हुआंग लेई ने तुरंत झाओ या को किराने का सामान लाने में मदद करने का अवसर लिया। यह क्या है? मैं कुछ सब्जियां खरीदने गई थी। झाओ या ने दरवाज़ा खोलने के लिए चाबियां निकालीं। इस समय सब्जियां खरीद रहे हैं। देर दोपहर में क्या सहकारी समिति के पास कोई आपूर्ति होगी? इससे पहले कैपिटल सिटी में किराने का सामान न खरीदने के बावजूद हुआंग लेई को पता था कि पूरे देश में नियम कमोबेश एक जैसे ही हैं। यह उस रेस्तरां से है जहां आपके दादाजी काम करते हैं। मैं तो बस उन्हें लेने वहां गया था। मैंने अभी तक आपके दादाजी के साथ भोजन और तेल वितरण का मामला सुलझाया नहीं है, इसलिए फिलहाल हम उन्हें वहीं से मंगवा रहे हैं। जब झाओया ने दरवाजा खोला तो हुआंग लेई सोच रही थी कि क्या यह एक निजी आंगन है जिसका अपना प्रवेश द्वार है, लेकिन उसे लगा कि ऐसी संभावना बहुत कम है। परिणाम अप्रत्याशित था। यह एक छोटा सा सहयुवान निकला। दरवाजे से अंदर जाने पर एक पर्दे वाली दीवार थी जिसके पीछे 3 कमरे थे। सामने मुख्य कमरे थे जिनके दोनों ओर 2-2 कमरे थे। आपके दादाजी ने कहा था कि जब समय आएगा तो एक पंख का उपयोग रसोईघर और भोजन क्षेत्र के रूप में किया जाएगा और दूसरे का उपयोग बाथरूम के रूप में किया जाएगा। अपार्टमेंट इमारतों में रहने के आदी होने के कारण आप जानते हैं कि उचित पाइपलाइन का होना कितना अच्छा होता है। एल्डर हुआंग ने ऐसी सुविधाएं स्थापित करने पर जोर दिया। हाँ, यह आवश्यक है। हुआंग लेई को भी बाथरूम का विचार पसंद आया। अन्यथा ये वास्तव में परेशानी होगी। जहाँ तक मुख्य कमरों की बात है, मेहमानों के स्वागत के अलावा उनमें हमारा और आपके दादाजी का शयन कक्ष भी होगा। आप केवल पीछे वाले कमरों में ही रह सकते हैं। शुरू में बूढ़े दंपत्ति ने हुआंग लेई को रहने के लिए मुख्य कमरा देने के बारे में सोचा था, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि अगर बाहरी लोगों को पता चल गया तो वे हुआंग लेई के बारे में गपशप कैसे करेंगे। यह अच्छी बात है कि जब हमने नवीनीकरण किया तो हमने लेआउट अधूरा छोड़ दिया। ये जानते हुए कि युवती के अपने विचार थे, उन्होंने उसे खुद ही व्यवस्था करने दी। बहुत बढ़िया, हुआंग लेई ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। मैं एक छोटे से बेडरूम को अलग कर दूंगा और फिर मैं एक ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था करना चाहता हूँ। और यह क्षेत्र, बाकी जगह के बारे में, मैं एक अध्ययन कक्ष और अपने दोस्तों के स्वागत के लिए एक जगह बनाना चाहता हूँ। ओह, और दादी, इस घर के संपत्ति अधिकारों के बारे में क्या? ऐसी जगह पर एक छोटा सा अलग सहयुवान भी कोई छोटी बात नहीं थी। आपके दादाजी ने इसे खरीदने के लिए हजारों युआन खर्च किए थे। दरअसल रेस्तरां आपके ठहरने की भी व्यवस्था कर देगा, लेकिन आपके दादाजी ने बताया कि आपके स्कूल के लिए कोई सीधी बस नहीं है और चारों ओर लोग हैं। फ्लैट में रहने के अपने नुकसान हैं। बहुत सारे पड़ोसी हैं और बहुत सारे लोग गपशप करना पसंद करते हैं। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सिर्फ अपना दरवाज़ा बंद करके छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी ओर सहयुवान में रहते हुए आप फूल उगा सकते हैं और चून की पंखों की छत सपाट है, इसलिए आपके दादाजी उन्हें 2 छतों में बदलने की योजना बना रहे हैं जहां फूल उगाए जा सकें और जहां आप आसपास के दृश्यों का आनंद ले सकें। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। झाओया ने हुआंग लेई को ध्यान से देखा और उसकी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाया। पहले तो जब बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया कि भले ही इसके लिए पैसा खर्च करना पड़े, उन्हें सहयुवान पाने की कोशिश करनी चाहिए, तो कई लोगों ने सोचा कि वे मूर्ख हैं। तुम्हारे दादाजी और मैं दोनों को लगता है कि यहाँ के स्कूल, चाहे वे किंडरगार्टन हो, प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल हो, मूल रूप से हमें आवंटित स्थान से बेहतर हैं। अब जबकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहाल हो गई है, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धीरे धीरे शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा। यदि शिक्षा पर जोर दिया जाना है तो क्या छोटी उम्र से ही बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये तथाकथित स्कूल जिला आवास हो सकता है? इन परिचित स्कूल के नाम सुनकर लगता है कि ये भविष्य की पीढ़ियों में प्रसिद्ध हो जाएंगे।
यह मकान स्कूल जिले की प्रमुख संपत्ति है तथा इसका स्थान भी उत्कृष्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि वह अगले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत करके पैसा कमाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या इस घर के पीछे वाला घर खरीदना संभव है। झाओया ने हुआंग दापेंग के विचारों को फुसफुसाते हुए कहा। पीछे वाला घर खरीदें? समान विशिष्टताओं के? हुआंग लेई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, यह एक परिवार का हिस्सा है, लेकिन चूंकि उनके कई भाई हैं और उन्हें संपत्ति का बंटवारा करना है, इसलिए क्षेत्रफल लगभग एक जैसा ही है। ये घर सड़क की ओर है, जबकि उस घर का प्रवेश द्वार बगल से है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। कीमत लगभग वही है, लेकिन आपके दादाजी और मुझे लगता है कि यह बेहतर है। पिछले घर के कमरों में छतें हैं और पंख एक साथ जुड़े हुए हैं, जिससे थोड़ा बड़ा प्रयोग योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। सामान रखने के बाद झाओया हुआंग लेई को देखने के लिए छत पर ले गई। इसे देखकर हुआंग लेई को ये बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। इस तरह मैं शादी के बाद आसानी से तुम दोनों की देखभाल कर सकूंगा। वह पहले से ही वयस्क थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर चर्चा न की जा सके। झाओया खुश हुई। हाँ, और यह किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय के करीब है। यह आपके स्कूल के भी करीब है। झाओया विशेष रूप से प्रसन्न थी। उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। वह बच्चों की देखभाल में हुआंग लेई की मदद करने वाली थी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम बच्चों की देखभाल के लिए किसी को नौकरी पर रख लेंगे। हुआंग दापेंग को आज काम से छुट्टी मिलनी थी। आखिरकार ये वह दिन था जब उसकी प्यारी पोती वापस आई थी और उसे उसका स्वागत करने के लिए घर पर रहने की जरूरत थी। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर भी उन्हें काम पर जाना पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने झाओया को हुआंग लेई के साथ बातचीत करते सुना। बच्चे की देखभाल के लिए किसी को काम पर रखना। हुआंग दापेंग हाथ धोने के लिए रसोई में चला गया। दादाजी नमस्ते। हुआंग लेई ने गर्मजोशी से हुआंग दापेंग का अभिवादन किया। हम दादी के साथ भविष्य में जब मेरा बच्चा होगा तब एक नानी रखने के बारे में बात कर रहे थे। हमें एक को काम पर रखना ही होगा। हुआंग दापेंग ने फैसला किया था, जब समय आएगा मैं इसका भुगतान करूंगा। मैंने आज ओरली से बात की और उनसे अनुरोध किया कि वे पीछे वाले घर पर नज़र रखने में मेरी मदद करें जो बिक्री के लिए आने वाला है। लगातार 2 घर खरीदना। झाओया को चिंता होने लगी। यद्यपि उनके पास पैसा था, लेकिन इतनी तेजी से लगातार खरीदारी करने का मतलब ये हो सकता था कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। मैंने इस बारे में सोच लिया है और मैं पिछला घर बेच दूंगा, तो मैं पैसे का एक हिस्सा अग्रिम दे दूंगा। हुआंग दापेंग ने फैसला किया था। अच्छे घर बहुत कम हैं। अकेले और अच्छी तरह से संरक्षित आंगन वाले घर वास्तव में इतने आम नहीं हैं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कुछ घरों के लिए संपत्ति के अधिकार वास्तव में बहुत स्पष्ट नहीं हैं तथा बहुत से लोगों के पास उनका स्वामित्व है। हुआंग दापेंग ने यदि संभव हो तो एक बड़े आंगन वाला घर खरीदने पर विचार किया था, लेकिन यह वास्तव में आसान नहीं था। हमें अभी जो उपलब्ध है उसे खरीद लेना चाहिए और अगर भविष्य में कुछ उपयुक्त मिलता है तो हम दूसरी खरीदारी कर सकते हैं। हुआंग दापेंग जानता था कि अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला घर ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। मुझे लगता है कि दादाजी का विचार बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग विभिन्न कारणों से अपने घर बेच रहे हैं और भविष्य में ऐसे अच्छे अवसर शायद न मिलें। यदि ऐसा होता भी तो कीमतें इतनी बढ़ जाती कि उनके जैसे छोटे मोटे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती। ठीक है, भविष्य में चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। हुआंग दापेंग के अनुभव और उनकी स्थिति ने उन्हें बताया कि आगे जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। जैसे जैसे जीवन बेहतर होता जाएगा, मकान की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी और मैं कभी कभी कुछ निजी नौकरियां भी करूंगा। हुआंग दापेंग ने भी सोचा था, मैं हर समय वहां नहीं रहूंगा। मैं दिन में कुछ सुझाव देने के लिए वहां जाऊंगी और यदि कोई अचानक मेहमान आ जाए तो मुझे अपना कौशल दिखाना होगा, मुख्य रूप से औषधीय व्यंजन बनाना। शाम को मैं एक निजी रसोई घर चला सकता हूं। हुआंग दापेंग ने इसके बारे में पूछताछ की थी। एक निजी रसोई घर। हुआंग लेई ने कभी भी हुआंग दापेंग से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। रुको, एक निजी रसोई घर में ऐसा क्या था? इससे हुआंग लेई सचमुच उलझन में पड़ गया। दादाजी, आप औषधीय व्यंजन बना सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि मूल मालिक को याद ही नहीं था कि हुआंग दापेंग औषधीय व्यंजन बनाना जानते थे। हुआंग दापेंग ने सोचा कि झाओया ने पहले ही हुआंग लेई से इसका उल्लेख किया था, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए इस पर चर्चा नहीं की गई थी। मेरे संप्रदाय के गुरु की विशेषता औषधीय व्यंजन थी। उन्होंने मुझे उस समय पढ़ाया और मेरे लिए एक नोटबुक छोड़ी और मैंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा का भी अध्ययन किया। लेकिन बाद में कई लोगों को लगा कि औषधीय व्यंजन अच्छे नहीं लगते और एक घटना के बाद औषधीय व्यंजन उद्योग। हुआंग दापेंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे परिवार को कुछ कारणों से परेशानी हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि औषधीय व्यंजन बनाने की मेरी क्षमता मुझे कैपिटल सिटी तक ले आएगी। हुआंग दापेंग ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि नेतृत्व के लिए कुछ औषधीय व्यंजन तैयार करने पर उनसे पूछा जाएगा कि क्या वह कैपिटल सिटी में काम करने के लिए तैयार हैं।
यदि यह कोई अन्य स्थान होता तो हुआंग दापेंग निश्चित रूप से अनिच्छुक होते, लेकिन कैपिटल सिटी में जाकर निश्चित रूप से उन्हें सहमत होना पड़ा। हुआंग लेई को आश्चर्य हुआ था कि हुआंग दापेंग इस बार कैपिटल सिटी में काम करने में सक्षम क्यों था। हुआंग दापेंग का खाना पकाने का कौशल निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन देश भर में बहुत सारे कुशल शेफ थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग दापेंग औषधीय व्यंजनों में अपनी विशेषज्ञता के कारण कैपिटल सिटी आएगा, और यहाँ व्यवसाय शुरू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या ये सचमुच ठीक है? हालांकि कुछ वर्षों में निजी रसोई व्यवसाय चलाना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अभी तक इसे उदार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हर कोई मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद नहीं ले सकता। मैं पहले से ही एक सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं युवाओं के साथ कदमताल कर सकूं। अगर ये कुछ बहुत ही सामान्य रेसिपी हैं तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक गुप्त रेसिपी की बात है। हुआंग दापेंग ने गहरी सांस ली। वे संप्रदाय के लिए अद्वितीय हैं। मैंने वादा किया था कि अगर मेरे वंशज सीखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इस बिंदु पर हुआंग लेई ने अधिक से अधिक ध्यान से सुना और महसूस किया, दादाजी, आप मुझे कार्यभार सौंपने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है ना? हुआंग दापेंग ने पुष्टि करते हुए कहा, बेशक, आप वास्तव में ऐसा करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। शुरू में उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शेफ बनना बहुत थका देने वाला काम है और यह किसी लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन अब शेफ बनकर बहुत पैसा कमाया जा सकता था। ये सिर्फ हुआंग लेई की पसंद पर निर्भर था। यह विचार आते ही हुआंग लेई अपने विकल्पों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सकी। पहली पीढ़ी की कॉलेज छात्रा होने के नाते उसकी अधिकांश संभावनाएं आशाजनक थीं। लेकिन क्या वह सचमुच अच्छे भविष्य की गारंटी दे सकती है? ये भी अनिश्चित था। वह ये सुनिश्चित कर सकती थी कि उसका भावी जीवन बुरा नहीं होगा। फिर भी मूल मालिक की इच्छा ये थी कि बूढ़ा आदमी और अन्य लोग खुशी से रहें, इसलिए अब जब बूढ़े आदमी ने यह अनुरोध किया था तो यह ऐसी बात थी जिस पर उसे विचार करना था। हुआंग लेई ने एक क्षण सोचा और महसूस किया कि औषधीय व्यंजन बनाना कोई बुरा विचार नहीं है, जो भविष्य के मिशनों में काम आ सकता है। मैं अनुसरण कर सकती हूँ और सीख सकती हूँ, लेकिन दादाजी, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती। अंततः विश्वविद्यालय में प्रवेश पाकर वह स्वाभाविक रूप से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। इसके अलावा उसे शिक्षा के साथ शेफ बनना था, और निश्चित रूप से किसी को ये कहने का मौका नहीं देना था कि वह बिना शिक्षा के शेफ है। हुआंग दापेंग को वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि हुआंग लेई सीखने के लिए सहमत होगा। उसने बस गुजरते समय इसका उल्लेख किया था। अप्रत्याशित रूप से हुआंग लेई ने सहजता से इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। क्या आप इस पर थोड़ा और सोचना नहीं चाहते? वास्तव में कोई जल्दी नहीं है। हुआंग दापेंग को अब भी उम्मीद थी कि हुआंग लेई इस बारे में और सोचेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। हालांकि औषधीय व्यंजन बनाना नियमित खाना पकाने की तुलना में बहुत आसान है, लेकिन इसे अच्छी तरह से बनाना सरल नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको चिकित्सा ग्रंथों को समझना होगा, ये जानना होगा कि कौन सी जड़ी बूटियां एक दूसरे का प्रतिकार करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि कौन सी जड़ी बूटियां एक साथ मिलकर अपने औषधीय गुणों को बेहतर बना सकती हैं। और आपको रोगी की स्थिति के अनुसार औषधीय भोजन तैयार करना होगा। ये वास्तव में उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। औषधीय भोजन से ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जड़ी बूटियों और सामग्रियों को एक साथ उबालने के बारे में है, लेकिन वास्तव में ये कहीं अधिक जटिल है तथा इसमें कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप औषधीय तत्वों को भोजन के साथ मिला सकते हैं और बस काम हो गया। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या इनके संयोजन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि हुआंग दापेंग ने औषधीय व्यंजन बनाने की चुनौतियों के बारे में बात की, यदि कोई बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं जानता था तो वे सचमुच सोचेंगे कि उसने अपना मन बदल लिया है और नहीं चाहता कि वह उसे सीखे। मुझे पता है, हुआंग लेई निश्चित रूप से समझ गए थे कि औषधीय व्यंजन बनाना कोई आसान काम नहीं है, वरना रसोई और डॉक्टर मिलकर आसानी से औषधीय भोजन तैयार कर सकते थे। ठीक है, औषधीय व्यंजन बनाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। हुआंग दापेंग वास्तव में लोगों को ये कहते हुए सुनकर थक गए थे कि औषधीय व्यंजन तैयार करना मुश्किल नहीं है। बूढ़ा आदमी सचमुच भड़कना चाहता था। यदि यह इतना आसान होता तो उसे कैपिटल सिटी आने की क्या जरूरत थी? हुआंग दापेंग की अभिव्यक्ति देखकर हुआंग लेई को पता था, शायद कुछ लोगों ने जो कहा था उससे बूढ़े आदमी को वास्तव में गुस्सा आया था।